अच्छा, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको आवाज़ आ रही है? Okay, so first of all, a very warm welcome back to the fourth day of our web development boot camp. तो आज के दिन पर्टिकुलरली हम जावास्क्रिप्ट के थोड़े एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे होंगे। इनिशियली हम आपको दोबारा बेसिक से ही स्टार्ट कराएंगे, लाइक आपकी कंडीशनल्स, लूप्स एंड लिटिल बिट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट वगैरह। शायद आपके लाइक ये टर्म्स नहीं लग रही हूँ, लेकिन अभी कुछ देर में आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं आज, वो सिराज होंगे, मोहम्मद सिराज, वो आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर देंगे। बाकी जहाँ तक कल हमने आपको बोला था कि आज हम आपको 1 से 2 प्रोजेक्ट्स कराने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो उसका फ्लो हम ये रखने वाले हैं कि हमने प्री रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए बना लिए हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उसका लिंक आपके साथ कुछ ही टाइम में शेयर कर दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। तो आप वो ट्यूटोरियल फॉलो करते हुए आपको लाइव बता दिया जाएगा कि किस तरह आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बनाना है। तो वो आप फॉलो अलॉन्ग कर सकते हैं। बाकी अभी आपका सेशन सिराज भाई कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है? ज़रा थम्स अप कर दें। ओके, सो मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है सबको? ओके, देन वी शैल प्रोसीड। तो आज हमारा जो तरीका होगा पढ़ने का वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। आज हम स्लाइड से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। उसकी वजह है कि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा-सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट के कोर फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके लिए मैं एक डिजिटल बोर्ड का यूज़ करूँगा, जो अगर अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, ट्यूटोरियल्स वगैरह पे डिजिटल बोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो हम एक डिजिटल बोर्ड का यूज़ करेंगे, जिस पे मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाऊँगा और बाकी वीएस कोड हमारा ओपन होगा, जिस पे हम कोड करके उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे। और टॉकिंग अबाउट द नोट्स, ये जो डिजिटल स्क्रीन के ऊपर जो-जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाएँगी एज़ अ नोट। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मोस्टली हम पढ़ रहे होंगे। 1 मिनट में ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। हम पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट और उसके बाद हम पढ़ेंगे लूप्स। लूप्स में हम पढ़ेंगे फॉर, व्हाइल, जो कि हम अमूमन यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भई व्हाट इज़ एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस के बारे में हम देखेंगे कि एसिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद एसिंक्रोनस को अचीव करने के लिए जावास्क्रिप्ट में मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लाइक प्रोमिसेस, एसिंक अवेट और कॉल बैक चेनिंग, जिसको हम कॉल बैक हेल भी कहते हैं। तो हम देखेंगे, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे कि भाई इनमें से कौन-सा मेथड सबसे बेस्ट है और उसकी रीज़न क्या है। इंडस्ट्री में कौन-सी चीज़ें यूज़ होती है, इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस क्या हैं और ये हम चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम एक और टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूनिक सा और कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का, एपीआईज़। आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा सुनी होंगी एपीआई का टर्म। आज हम देखेंगे कि भाई एपीआई क्या होता है, एपीआई की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें और एपीआई को हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ क्यों करते हैं। और एट द एंड मैं आप लोगों को एपीआई जो है आपका एसिंक का वेट के थ्रू एक एपीआई फेच करके दिखाऊँगा और बाद में आप लोगों को एक मिनी असाइनमेंट टास्क दूँगा, जिसमें आप लोग बाकी प्रोमिसेस वगैरह के थ्रू भी एपीआईज़ को हैंडल करना सीखेंगे। सो दिस इज़ द टॉपिक, दिस आर द टॉपिक जो हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडीशनल्स। ओके, कंडीशनल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँगा, लाइक कंडीशनल्स हम क्यों पढ़ते हैं और इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है। लाइक अगर सोचें कि हमने एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, ई-कॉमर्स स्टोर हमने बनाना है और हम ई-कॉमर्स स्टोर में हम देख रहे हैं कि भई हमने अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी है, उसके प्राइसेज़ की। या एक दराज़ में अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, दराज़ में क्या होता है, दराज़ में हम जब कोई चीज़ सर्च करते हैं, सर्च करने के ऊपर हम एक ऑप्शन होता है फ़िल्टर का। फ़िल्टर के ऑप्शन से क्या होता है कि हम अगर फ़िल्टर बाय प्राइस लगाएँ, तो हम देखते हैं कि भई फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक फ़ोन सर्च करना है, हमने कहा कि भई 50,000 से लेस अमाउंट वाले जितने भी फ़ोन्स हैं, वो हमें शो कर दें। हम उनमें से किसी फ़ोन को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं। अब वहाँ पे हम इस ऐसी जगहों पे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होते हैं। अब हम क्या आपका बैकएंड कैसे काम कर रहा होता है, वो चेक करता है कि भई आपने जो कंडीशन अप्लाई की है, उसको डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में जाके वो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको डेटा लेगा, डेटा लेके आपको आगे स्क्रीन पे शो कराएगा।
सो कंडीशनल में हम क्या करते हैं, हमारे पास कंडीशनल में सबसे पहले होता है इफ, फिर होता है एल्स, और फिर होता है एल्स इफ। ओके, तो इसके जो एग्जांपल वगैरह हमने बताया, उसका मैं आप लोगों को इसके कोड वगैरह भी करके दिखा दूंगा, और उसको ताकि आप लोगों को एक बेहतर तरीके से आपको इसकी समझ आ जाए। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने आपको अभी बता दिया कि कंडीशनल हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे भाई इसको ये कोडिंग के तरीके से कैसे हम कंडीशनल यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास लाइक एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि भाई नादरा की हम कहते हैं कि भाई वोट का इलेक्शन की हम बात करते हैं कि भाई हम कहते हैं कि भाई वोट कास्ट करना है। अब वोट हर कोई तो कास्ट कर नहीं सकता, उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है गवर्नमेंट की कि भाई अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर हो या 18 हो फिर आप वोट कास्ट कर सकते हैं, वरना आप वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम सबसे पहले क्या करेंगे एक कांस्टेंट बनाएंगे एज का, और हमने बना लिया भाई कांस्टेंट एज बना के हमने कहा कि भाई एज है हमारी 19 हो गई। उसके बाद हम कहेंगे कि भाई हम इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हम करेंगे प्रिंट अलाउ टू वोट, एल्स प्रिंट नॉट अलाउड या यू कैन नॉट वोट। तो ये हमारा इफ एल्स इस तरह से काम करता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, इफ एल्स हमारे मेरी आवाज तो क्लियर है ना सबको? कुछ पीछे बोल रहे हैं कि आवाज में से नहीं जा रहा है, कम हुए। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है? बस ठीक हो गया, ओके हो गया। ओके ओके। तो ऐसे मौकों पे हम इफ एल्स यूज करते हैं। अब इफ एल्स यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, इसका हम छोटा सा एक कोड भी करके देखते हैं। इसी चीज को हम कोड करते हैं सीधा सा, क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है नहीं कि मैं इस पे इतना ज्यादा टाइम लगाऊं। बस एक छोटा सा मैं कोड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। कांस्टेंट एज इक्वल टू 19 if age is greater or equal to 18, then then console.log eligible to vote, else console.log you are not eligible for vote. अच्छा, इस वाले बता रहे इधर लगा के इस वाले ये वाला टाइम। एक मिनट में जरा सही करूँ, इंडेंटेशन नहीं लगाया। लेकिन ये वाली सेट तो कर देंगे। या, ये सेट हो गया। ये थोड़ा सा इसमें लग रहा था। ओके, तो हमने कहा कि भाई ये पेजेस ग्रेटर देन यू आर वो एलिजिबल फॉर वोट, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। तो देखें स्क्रीन पे है यू आर एलिजिबल टू वोट, सिंपल। अब ये है सिंपल एक इफ एल्स का एक एग्जांपल। अब इफ एल्स का कभी कभार जो इफ एल्स है वो, अगर हमें नेस्टेड इफ एल्स लगाएं, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है, अगर हम मल्टीपल इफ एल्स लिखें लाइक अगर मैं लिखता हूँ कि भाई अगर मैं लिखता हूँ इफ, अगर एक वैसे जनरल एग्जांपल लिखता हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 19, मैं लिखता हूँ प्रिंट यू आर यंग, और मैं इसके ऊपर एक और कंडीशन लगा एल्स में मैं लिखता हूँ एल्स वोट स्क्रीन पे लगाओ। यू आर ओल्ड। अब ये तो हमारा था इफ एल्स सिंपल। अब इसके अंदर मैं इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन 25 प्रिंट यू आर एडल्ट। मैंने कहा
एज इज ग्रेटर देन 25 प्रिंट यू आर एडल्ट। अब इसमें आप देखें कि हमने नेस्टेड इफ का यूज किया है। पहला क्या होगा, पहला इफ कंडीशन चेक होगा एज ग्रेटर देन 19 है कि नहीं है। अगर है तो उसके बाद एक चीज प्रिंट होगी, इसको हम हटा भी सकते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं, इसको रखने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद नेस्टेड इफ चेक हो गया, उसके अंदर एक और इफ है कि क्या एज अब 25 से ग्रेटर है तो हम कहते हैं कि भाई प्रिंट करो यू आर एन एडल्ट एल्स यू आर ओल्ड। ये हमने कर दिया कि भाई इस तरह करके। लेकिन नेस्टेड इफ का इशू ये आता है, इसमें सबसे बड़ा इशू आता है कि भाई एक तो रीडेबिलिटी का इशू आता है, दूसरा आपकी जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस वो भी लूज कर जाता है सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक दफा उसने इफ कंडीशन चेक किया, फिर वो दूसरी दफा इफ की कंडीशन के अंदर गया, फिर चेक किया, तो ये आपकी रीडेबिलिटी को इशू कर देता है कि भाई आपके सिस्टम भी इससे स्लो हो जाता है। क्योंकि आप जब लार्ज सिस्टम बना रहे हैं, लेके ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, वहां पे आप इस तरह करके नेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपका जो बैकएंड के जो सर्वर बैकएंड का जो सिस्टम है वो इसी लूपिंग के अंदर ही रह जाएगा। नेस्टेड जो आपने कंडीशन बनाया उसी के अंदर घूमता रहेगा कि भाई कब मुझे इसका रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। अब आपके जो लार्जर सिस्टम्स होते हैं उसमें इवन अगर 1 सेकंड का भी डिले है तो उसको भी वो भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। हम कभी कभार देखते हैं कि भाई हमने कोई साइट ओपन की, कुछ साइट्स होते हैं जो स्लो काम करते हैं, इतने ज्यादा उस पर इतना टाइम इतना स्लो नहीं होता, 1-2 सेकंड का डिले होता है, फिर हम कहते हैं कि भाई ये साइट तो लोड ही नहीं हो रहा, तो हम उस साइट को बंद कर देते हैं। इसका इशू क्या होता है, उसके जो कोड है, वो जो कोड उन्होंने लिखा हुआ है, वो जो कोड उन्होंने लिखा है बैकएंड पे, वो ऑप्टिमाइज नहीं होता। ऐसे कंडीशन में हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं कि भाई हमें ऑप्टिमाइज कोड चाहिए। तो ऑप्टिमाइज कोड लिखने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये करना है कि भाई हमने ये नेस्टेड जो हमारी चीजें हैं इनको हमने अवॉइड करना है। हमने कोशिश करनी है कि भाई हम नेस्टिंग ना ही करें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब मैं इसके लिए हम यूज करते हैं इफ के बाद एल्स इफ। इफ और एल्स इफ में क्या डिफरेंस है, इफ अगर हम तीन लगातार इफ लिखते हैं उसके बाद हम एल्स लिखते हैं तो क्या होगा, अगर हमने लिखा कि भाई इफ लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई कंडीशन है, फिर और एक और इफ है, इसमें एक और इफ है, इसमें है, उसके बाद एल्स है, तो क्या होगा, आपका सिस्टम फॉर एग्जांपल आपका जो डेटा है वो इसी इफ के अंदर ही आपको मिल रहा है, आपके सिस्टम को वो डेटा यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन स्टिल वो आपने क्योंकि यहाँ पे इफ लिखा हुआ है वो इसको भी चेक करेगा, वो इसको भी चेक करेगा, सबको चेक करता रहेगा, क्योंकि आपने इफ लिखा हुआ है, आपने कंडीशन स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई हुई है, तो वो सारे सारे डेटा को चेक कर, सारे के सारे आपके लाइन ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करके चेक करेगा कि भाई इसमें तो कोई नहीं है, इसमें भी तो कोई नहीं है। तो इससे आपके सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन खराब हो जाती है। तो इसको हम कैसे सही करें, इसको सही करते हैं हम आपके उसके थ्रू, इफ एल्स के थ्रू। एक मिनट मैं जरा इसको रिमूव कर दूं। तो हम ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस में हम सिंपल कर सकते हैं कि भाई इफ देन और एक कंडीशन लिखा, एल्स इफ एक और कंडीशन लिखा, एल्स इफ एक और कंडीशन लिखा, एल्स जो जो हमने करना है, एंड पे अगर कुछ भी नहीं है तो ये इससे क्या फायदा होगा। अब सबसे पहले आपका इफ ब्लॉक चलेगा, इसमें आपका इफ ब्लॉक चला, अगर उसको यहाँ पे डेटा मिल गया, वो उधर ही आपका जो कोड है वो आगे आपका डेटा चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने लिखा हुआ एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब क्या है, एल्स इफ का मतलब ये है, एल्स इफ का मतलब ये है कि भाई एल्स इफ का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम है वो ये वाला जो कोड है वो तब चले अगर आपका जो पहला इफ है वो करेक्ट नहीं, वो उसमें अगर आपका जो कंडीशन है वो मीट नहीं हो रहा। अगर आपकी कंडीशन उसी इफ में मीट हो रहा है तो ये जो एल्स इफ है इसको चलने की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर द सेकंड एल्स इफ। ये एल्स इफ कब चलेगा, अगर इस एल्स इफ में डेटा नहीं मिला, इसको जो इसकी कंडीशन थी वो मीट नहीं हुई, फिर ये वाला एल्स इफ चलेगा, वरना ये एल्स इफ भी नहीं चलेगा। वरना वो कौन से चलेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी वही पर्टिकुलर एल्स इफ चलेगा जिसमें आपको डेटा रिक्वायर्ड है, जिसके जिसके आपका कंडीशन जहां पे मीट हो रहा है। तो ये है एल्स इफ का। इसका भी अगर हम थोड़ा सा एक छोटा सा कोड करके देखें, एक छोटा सा हम कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि भाई कांस्टेंट डेज इक्वल टू 2। हमने लिखा कांस्टेंट डेज इक्वल टू 2। उसके बाद हमने कहा कि इफ आपका जो डेज है वो इक्वल इक्वल टू 1 है, तो हमने कहा कि भाई कंसोल लॉग करो, मंडे प्रिंट करो। फिर हमने कहा कि भाई अगर एल्स इफ अगर डे 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट करो। और हमने कहा कि भाई एल्स इफ 3 है तो वेडनेसडे प्रिंट करो। और यहीं पे हम अपना जो आपका
कोट है वो एंड कर देते हैं। सिर्फ 3 प्रिंट कर दो। 1 मिनट ठीक है, पूरे डबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने कहा कि भाई अगर ये है तो 3 कर दो। इससे आपका क्या फायदा होगा इससे? सिराज, जी, आपकी ना आवाज़ दरमियान में कभी कभार ग्लिच हो जाती है, डबल आ रही है। कभी सही आवाज पे इशू आ आ रहा है। जाती है, कभी सही आ जाती है और कभी ग्लिच से आ जाता है आवाज़ में। 1 मिनट, मैं जरा इसको देखता हूँ। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको जरा देखता हूँ। हेलो, आवाज क्लियर है बुजुर्ग मेरी अब? दोबारा कुछ बोलें। हेलो हेलो। हाँ, फ़िलहाल क्लियर है। चलो, सही हो गया। इंटरनेट का शायद कोई इशू आ रहा है। ये हॉस्टल में सबसे बड़ा मसला यही होता। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक एफ लगा लिया, फिर एलसीफ लगा लिया, फिर एक एलसीफ लगा लिया। हमने, हमारे पास ऊपर क्या था, कांस्टेंट डेज इज इक्वल टू 2 था। अब सबसे पहले कौन सा कंडीशन चेक हुआ? इफ कंडीशन तो चेक होगा ही होगा, वो तो फैक्ट हमने पीछे पढ़ा कि इफ कंडीशन चेक हर हाल में होगा। तो चेक हो गया कि भाई क्या डेज इक्वल टू 1 है, तो उसने देखा कि भाई डेज इक्वल टू 1 नहीं है। इसकी वजह से एलसीफ कंडीशन चेक हुआ, वहां पे चेक हुआ कि क्या डेज इक्वल टू 2 है, उसने देखा कि भाई बिल्कुल डेज इक्वल टू 2 है। तो आपका क्या होगा, तो थर्ड जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, एल सिफ डेज इक्वल इक्वल टू 3, वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसको एग्जीक्यूट होने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसी तरह आपका जो सिस्टम है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है और इसी तरह ही वो उसकी रीडेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है और वो ऑप्टिमाइज भी हो जाता है। तो ये था, यहाँ तक था एलसिफ का। उसके बाद एक और चीज़ आती है, स्विच स्टेटमेंट। हम स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, काफ़ी जगहों पे हम स्विच स्टेटमेंट भी हम यूज़ करते हैं। उसकी जो रीज़न है वो यही है कि भाई स्विच स्टेटमेंट और ये एल्सिफ में क्या फ़र्क है। स्विच स्टेटमेंट और एल्सिफ में ये फ़र्क है कि भाई अब ये जो कोड हमने देखा कि भाई मल्टीपल इफ़ यूज़ करने से बेहतर है हम एल्सिफ यूज़ कर रहे हैं, उससे परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। क्या इससे भी कोई बेहतर तरीका है कि हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें? तो देखते हैं कि भाई उससे बेहतर तरीका हमें मिलता है कि स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट में हम सबसे पहले हम इसी एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि भाई कांस्टेंट, 1 मिनट में आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, हमने कहा कि भाई कांस्टेंट आपका जो डेज है वो क्या है, 3 है। और हमने कहा कि भाई इसको स्विच स्टेटमेंट में डाल दो। स्विच स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? स्विच स्टेटमेंट बनाने का जो तरीका है वो ये है कि भाई आपने, आपका जो इसका एक प्रॉपर अपना मेथड है, ये मेथड आपने हमेशा ही फॉलो करना होता है। अब आपने लिखा कि भाई केस, 1 मिनट, 1 केस होता है। मुझे लिखने में स्क्रीन में, ओके, यप, अब होता है केस। अब केस में हम क्या पुट करते हैं, केस में हम पुट करते हैं, इस जगह पे हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू ली है, यहाँ पे हमने जो भी डेटा टाइप लिया है, अगर वो आपका इंटीजर है तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि भाई अगर हमें पता है कि भाई हमने जो डेज का जो पुट किया है वो इंटीजर वैल्यू है और उसकी रेंज 1 to 7 रेंज है। फॉर एग्जांपल मैं एक पूरे वीकेंड का बनाता हूँ तो वीक डेज का बनाता हूँ तो 1 to 7 है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस डेज को पास कर देंगे, इस डे के वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका सीधा सीधा केस। केस क्या है, हमने क्या कि भाई 1, अगर डे 1 हो तो क्या प्रिंट होगा, डे 1 हो तो प्रिंट होगा कि भाई प्रिंट प्रिंट करो मंडे। हमने कहा अगर डे 1 है तो प्रिंट करो मंडे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेक।
सही है, वो है ब्रेक। अब मैं आपको दो केसेस बना के दिखाता हूँ। केस, ये बार बार, केस टू। केस टू क्या है आपका? केस टू आपने कहा कि भाई प्रिंट करो, प्रिंट करो, आपने कहा ट्यूसडे। अच्छा, और आपने यहाँ पे फिर ब्रेक लगा दिया। अच्छा, ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है, आपने अपने यहाँ पे इसको हटा के लिखता हूँ तो ताकि कोड थोड़ा शॉर्ट रहे और आपको समझ आ जाए बस। अच्छा, आपने लिखा कि भाई कांस्टेंट डे टू। अब आपको पता है कि भाई आपको चाहिए ट्यूसडे। आपको एक चीज़ का पता है कि भाई आप डे टू किस कौन सा डे होता है, आपने कहा कि भाई ट्यूसडे होता है। तो आप अगर इफ मल्टीपल इफ लगाते हैं तो वो पहला चेक करता है पहला इफ, फिर दूसरा चेक करता है दूसरा इफ, उसको दूसरे इफ में मिलता है, फिर वहाँ पे वो ट्यूसडे लिखता। अगर आप इसको इफ एंड एल्स इफ में लिखते हैं तो पहला इफ चेक करता क्या, पहले इफ में उसने देखा कि भाई नहीं अगर वन होता तो मंडे है, वो नहीं होता, फिर वो दूसरा एल्स इफ में जाता, वहां पे उसको मिलता वो ट्यूसडे प्रिंट करता। इस टाइम में भी आपने देखा कि भाई दो दफा वो एल्स इफ वाला कोड भी रन हो रहा था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे आपने एक स्विच बनाने का तरीका यह है कि भाई आपने स्विच का कीवर्ड लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे आपने जो वेरिएबल आपने बनाया हुआ है उसको डायरेक्ट पास कर दिया, इसकी वैल्यू चली जाएगी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसमें चली जाएगी। जो केस है, केस में आपको पता है कि भाई आपका जो वीक डेज है वो 1 से 7 तक है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग पे पास कर सकते हो, स्ट्रिंग का भी इशू नहीं बनता। अब आपने केस वन डाल दिया, केस वन में आपने क्या किया, आपने आपने कहा कि भाई अगर अगर डे वन है तो आपने कहा मंडे प्रिंट करो, डे टू है ट्यूसडे प्रिंट करो। अभी काम कैसे कर रहा है, अब आपको पता है कि भाई डे टू है तो ये केस वन पे जाएगा ही नहीं, ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये इसके ऊपर जाएगा ही नहीं। ये डायरेक्ट जाएगा केस नंबर टू वाले ब्लॉक पे, ये इस पे जाएगा डायरेक्ट। इस पे जाके क्यों जाएगा, क्योंकि उसने आपने मल्टीपल केसेस बना दिया ना, मल्टीपल आपने केसेस बना दिए। आपने कहा कि भाई केस वन पे तब जाओ अगर जो डेज है, डे आपका आ रहा है, जो डे का जो वैल्यू है वन है। अगर डे की वैल्यू वन नहीं है तो वो उस पे जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली इसी ब्लॉक ऑफ कोड पे जाएगा। ये इसकी स्पेशलिटी है स्विच स्टेटमेंट की। अब यहाँ पे चला गया, इसने प्रिंट कर दिया ट्यूसडे। अब उसके बाद मल्टीपल आपने एक और मल्टीपल चेनिंग ऑफ केसेस लिख दिए कि भाई अगर केस थ्री है तो आपने कहा वेडनेसडे करो, फोर है तो आपने कहा ट्यूसडे करो, एंड गोस ऑन। तो यहाँ पे हम ब्रेक क्यों लिखते हैं? ब्रेक हम इसलिए लिखते हैं कि अगर हमने कहा कि भाई अगर केस टू है, आपको प्रिंट मिल गया ट्यूसडे, तो आपको आगे चेक करने की, आगे देखने की जरूरत ही क्या है, आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल एक ब्रेक स्टेटमेंट लिख दोगे जहां पे उसको उसकी वैल्यू मिल गई, जहां पे उसको प्रिंट हो गया, जहां पे उसको आउटपुट मिल गया, उसी जगह से उसी ब्लॉक ऑफ कोड से वो आपका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का क्या क्या फायदा होता है, आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है ब्रेक हो गया, आगे वाले कोड रन ही नहीं होगा। तो ये जो स्विच स्टेटमेंट है यहाँ से आपका जो प्रोग्राम है वो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका होता है सबसे बड़ा फायदा स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई हमने उसमें देखा था, नॉर्मल हमने देखा था कि हम एक आखिर में एक एल्स केस रखते हैं। एल्स केस हम क्यों रखते हैं, हमने एक एल्स केस इसलिए रखते हैं कि भाई अगर इनमें से कुछ भी ना हो, अगर हम कहते हैं कि भाई अगर हमें जितनी भी हमें वैल्यूज मिली हैं या जितने भी हमारे कंडीशंस हैं उनमें से कोई भी मीट ना हो, फिर हम क्या करें, फिर हम एल्स में क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई एक इनवैलिड सा आर्गुमेंट ना कहो कि भाई जो आपने वैल्यू दी है वो इनवैलिड है। तो ये चीज़ भी आपके स्विच स्टेटमेंट में आप कर सकते हैं। किस तरह करना है, आपने लास्ट जो आपका केस बनता है, लास्ट केस आपका जहां भी बनता है, आपने उसके नीचे क्या करना है, सिंपल एक डिफॉल्ट लिख देना है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, डिफॉल्ट तभी रन होगा जब इनमें से कोई भी केस रन नहीं होगा। रिमेंबर, डिफॉल्ट सिर्फ तब रन होगा जब इनमें से कोई भी केस आपका रन नहीं होगा, तब आपका डिफॉल्ट रन होगा। डिफॉल्ट में आप सिंपल प्रिंट करा दें, क्या आपने प्रिंट कराना है डिफॉल्ट में, सिंपल आपने प्रिंट कराया प्रिंट इनवैलिड, आपने प्रिंट किया इनवैलिड, और आपने डिफॉल्ट में भी इनवैलिड प्रिंट कराने के बाद आपने इसको ब्रेक कर दिया। सिंपल इस तरह आपका काम करता है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह में हर चीज़ में आपकी जगहों पे आपका यूज़ होता है। और आप इफ़ एल्स यूज़, आप मल्टीपल इफ़, सबसे जो अगर मैं आपको बताऊं परफॉर्मेंस वाइज, तो इफ़ मल्टीपल इफ़ यूज़ करना सबसे ज़्यादा आपके प्रोग्राम को अनऑप्टिमाइज करता है। उसके बाद अगर आपका कोई छोटा सा कंडीशन है जिसमें आपने सिर्फ एक दो चीज़ें चेक करनी है तो आप उस जगह पे स्विच स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते। स्विच स्टेटमेंट आप यूज़ करते हो यूजुअली जहाँ पे आपको लगता है कि भाई आपने मल्टीपल टाइम कोई चीज़ चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे जो महीने का आपने कोई कैलेंडर है, आपने उस पूरा कैलेंडर चला दिया कि भाई 30 दिन का महीना है, उसका कोई कैलेंडर है, इसमें आपने कोई कंडीशन लगा दिया। आप उस जगह पे आप इफ एल्स भी नहीं लगाओगे, वो भी आपके कोड को अनऑप्टिमाइज कर देगा। उस जगह पे आप स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हो। वैसे आप स्विच स्टेटमेंट भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। आप स्विच स्टेटमेंट की जगह पे अगर आपका छोटा सा कोई कंडीशन है जो आपने चेक करना है, एफ इफ
एल्सिफ। ये आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है इंडस्ट्री के अंदर, या वैसे हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं उस सबसे ज़्यादा यूज़ हो। लेकिन हम स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट तब यूज़ करते हैं जब हम इस तरह के कोई बड़ी चीज़ों को हम डील कर रहे हो जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत हो। तो ये चीज़ थी स्विच स्टेटमेंट के बारे में। ओके, नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ को। अब अगर आप लोग कहते हो मैं स्विच स्टेटमेंट के ऊपर आप लोगों को एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट कह दें जो आपके अपने वेब पेज पे नज़र आएगा, एक बना के दिखाता हूँ। अगर आप लोग कहते हो तो, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक करूँ तो सर रिएक्ट कर दें, थम्स अप कर दें, मैं बना के आप लोगों को दिखा दूंगा, या मैं मूव ऑन कर जाऊँ आगे लूप्स वगैरह पे। अगर आपको इसकी आपको लगता है कि ये बिल्कुल सिंपल सा है तो मैं आपको मूव ऑन कर जाता हूँ, वरना मैं आपको एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ। सो आप लोग थम्स अप करें, क्या रिस्पॉन्स है मैं ज़रा देख के। सही, चलें करा देते हैं। अगर 2-4 बंदों को भी है करने का तो हम करा देते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। चले मैं एक छोटा सा आपको एक कोड करके दिखाता हूँ इसी स्विच स्टेटमेंट के साथ ही। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी एक HTML फाइल बना देते हैं। यहाँ पे हम एक HTML फाइल बना देते हैं भाई। HTML हम कहते हैं कि switch डॉट HTML। हमने कहा कि भाई switch डॉट HTML है, और हमें पता है कि भाई हम इस तरह का जब भी करते हैं पूरी की पूरी HTML की चीज़ें खुद ही लिख के आ जाता है। और आप लोगों ने कल देखा होगा कि भाई हम जब भी हमने जावास्क्रिप्ट को रन करना हो, अपने HTML में कनेक्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट रन कर देते हैं। जब हम बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट रन कर देते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हम इसका सोर्स दे देते हैं। सोर्स हमने दे दिया, सोर्स हमारा क्या है, कंडीशनल डॉट जावास्क्रिप्ट, हमें पता है इसकी हमारा सोर्स है। तो हम एक छोटा सा समझ लें कि एक ऑप्शन हम क्या हम मैं बनाने क्या वाला हूँ, मैं बनाने ये वाला हूँ कि भाई मैं आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ। आपके पास एक ऑप्शन बार होगा, ये आपके पास ऑप्शंस होंगे उसके अंदर, सही हो गया, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होंगे। इसमें आप जब भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, आपके पास एक नीचे पैराग्राफ होगा, ये आपका पैराग्राफ होगा, और इस पैराग्राफ में उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो ये आपका ये जो सारी चीज़ें हैं ये रन टाइम पे हो रही है, उसी इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई आपको जावास्क्रिप्ट आपके पेज को हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर एक जल्दी से बना देते हैं कि भाई ऑप्शन ऑप्शन का हम टैग यूज़ करते हैं, और हमने ऑप्शन की वैल्यू रख दी। पहले हम सबसे ऊपर रख देते हैं मेक अ चॉइस, एक हम चॉइस के लिए करते हैं, और इसी को हम कॉपी करते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमने रखा कि भाई हमने 4 ही ऑप्शन रख दिए, सही हो गया। अब इसकी वैल्यू हमने दिख दी कि भाई सनी है, समझ ले एक छोटा सा वेदर का हम एक बना रहे हैं प्रोजेक्ट, जिसमें वेदर के हिसाब से आपको नीचे कोई ना कोई चीज़ें कुछ ना कुछ प्रिंट होके आ जाएगा। आप एक है हम कहते हैं कि भाई रेनी है, एक हम कहते हैं कि भाई स्नो है, बस इसको हटा ही दो। मकसद आप लोगों को समझाना है। तो अगर आप लोगों को 3 से भी समझ आ जाए चीज़ें तो चौथा आप लोग खुद भी बना सकते हो, इतना इसमें इशू नहीं है। तो इसकी भी वैल्यू जो है हम दे देते हैं इसको रेनी, इसकी वैल्यू दे दी, और यहाँ पे भी हमने दे दिया स्नो। ये हमने ऑप्शन बना लिया, सही हो गया। अब इस सब को हम फॉर एग्जांपल हम क्योंकि हमने इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर उसके अंदर हमने इसको ट्रेस करना है, तो हम कहते हैं कि भाई हम इसको एक सेलेक्ट टैग के अंदर डाल देते हैं ताकि हमारे पास हमारे लिए उसको ट्रेस करना ईजी हो जाए, सही हो गया। इसको ट्रेस करना ईजी हो जाए, इसकी इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। और बाकी हम क्या करते हैं, हम अपना जो सारा कोड है और इसको कॉपी कर लेते हैं, सिंपल से कॉपी कर लिया, और हमारा जो सेलेक्ट है उसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर लिया, सही हो गया।
और अब देखिए हमने जो चीज़ बनाई है वो हमने किसके लिए बनाया, हमने बनाया इसको कि हम कहते हैं कि भाई सेलेक्ट द वेदर टाइप टुडे। सही हो गया। तो हम इसको एक लेबल दे देते हैं सिंपल सा। हमने एक लेबल दे दिया, लेबल फॉर व्हाट, लेबल फॉर वेदर, क्योंकि हम वेदर की कोई वेदर के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई मेक अ चॉइस। सही हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई, और एंड पे हमने क्या कहा था, उसके रिलेटेड एक पैराग्राफ हमने कहा था एक चलाना है हमने। तो हमने एक पैराग्राफ चला दिया, एक सिंपल सा। ओके गॉट इट। अब इसको हम ज़रा ओपन करके चेक करते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हम ओके, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे। देखिए हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, हमने एक ऑप्शन बना लिया जिसके अंदर 1 2 3 सनी भी सेलेक्ट हो सकता है, रेनी भी सेलेक्ट हो सकता है, और स्नो भी सेलेक्ट हो सकता है। अब देखें ये जो चीज़ है ये इस टाइम कोई काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि आपने अपने जावास्क्रिप्ट में कुछ किया ही नहीं है। और इसी चीज़ के लिए ही हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं कि भाई आप जब कुछ चीज़ करो तो डायनामिकली वो चीज़ चेंज हो। डायनामिकली मतलब क्या है, मैं अगर यहाँ पे सनी लिख रहा हूँ या रेनी पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो पैराग्राफ टैग है उसमें कुछ ना कुछ शो हो जाए। अब आप कहोगे कि भाई पैराग्राफ टैग में आपने कुछ लिखा ही नहीं तो क्या शो होगा। अगर मैं पैराग्राफ टैग पे यहाँ पे कुछ लिख भी दूँ ना, वो चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल हेलो, सिंपल के लिए मैंने लिख दिया हेलो, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। देखें ये, अगर मैं जो भी मर्जी चॉइस बना लूँ, रेनी लिखूँ, स्नो लिखूँ, या जो भी करूँ, ये कभी चेंज नहीं होगा। रीज़न क्या है, आपने अपने पेज को डायनेमिक बनाया नहीं। बेशक आपने कंडीशनल को जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट तो कर लिया HTML के साथ, लेकिन आपने अपने जावास्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं किया, तो ये कैसे काम करेगा। तो चलिए इसके लिए हम अपने जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड करते हैं। उसके लिए हम इसको करते हैं, हटाते हैं, और हम अपने जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें करते हैं कि भाई जिसकी वजह से हमें ये चीज़ मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जब भी हमने ऐसा कोई काम करना हो, सबसे पहले चीज़ एक तो है कि भाई हमने कोई ना कोई फंक्शन बनाना है। सिंपल सी बात है, जावास्क्रिप्ट में हमने सबसे पहले कोई फंक्शन बनाना होता है। हमने कहा कि भाई हम एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन का नाम हम रखते हैं कि भाई सेट वेदर, क्योंकि आप वेदर ही सेट कर रहे हो ना। आपने कहा कि हमने एक फंक्शन बना लिया, उसका आपने रखा कि भाई आपने कहा सेट वेदर, तो आपने फंक्शन बना लिया सेट वेदर का। अब आप सेट वेदर फंक्शन में करोगे क्या, सही है, सेट वेदर फंक्शन में करोगे क्या। आपने कहा कि भाई हम हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल जब भी आपके यूज़र ने कोई ना कोई जो वैल्यू है उसको चेंज किया, उस वैल्यू को चेंज होने के बेस पे हम कहते हैं कि भाई हमारा पैराग्राफ चेंज हो जाए। तो यूज़र जब भी कोई वैल्यू चेंज करे, उसको हम चाहते हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं सबसे पहले उसको स्टोर कर दें। हम चाहते हैं सबसे पहले हम उसको स्टोर कर दें। हमने उसको एक वेरिएबल बनाया कांस्टेंट चॉइस के नाम से, और हमने कहा कि भाई सेलेक्ट डॉट वैल्यू। सही है। एक तो ये मैंने गिटहब का वो ओपन रखा हुआ है, उस वजह से सेलेक्ट डॉट वैल्यू। इस पे चेक कर दें, शायद इस पे भी रखना है। अगर आ जाए तो हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। हमने कहा कि भाई जब भी यूज़र ने कुछ ना कुछ कोई वैल्यू यूज़र चेंज करेगा, सिलेक्शन हमने उसको लगा दिया मेथड। हमने कहा कि भाई जब भी यूज़र वैल्यू चेंज करेगा, वहाँ पे उसको उस वैल्यू को आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। वैल्यू क्या थी वहां पे, हमने देखा कि भाई वैल्यू क्या थी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। वैल्यू या तो सनी है, या तो रेनी है, या तो स्नो है। उसको हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई यहाँ पे उसको स्टोर कर लो। तो क्या ये इस टाइम यहाँ पे स्टोर हुआ है, द आंसर इज नो, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर जो हमने सारा जो ऑप्शन टेक बनाया है, जो हमने सेलेक्ट टेक के अंदर डाला था, उसको तो हमने कुछ किया ही नहीं। उसको तो हमने कनेक्ट ही नहीं किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसको कनेक्ट करेंगे। सही हो गया। हम उसको करेंगे कनेक्ट। उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हमने एक बना लिया, सेलेक्ट सिलेक्शन इक्वल टू, हमने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी डॉट सेलेक्ट सेलेक्ट। अब यहाँ पे ये जो सेलेक्ट है वो क्या है, अब ये हमने हमें बताया कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी डॉट सेलेक्टर पूरे के पूरे आपके जो HTML डॉक्यूमेंट है उस सब के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देना होता है, या तो हम आईडी देते हैं, या तो हम उसके टैग्स वगैरह देते हैं, या तो हम उसका नाम देते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही सेलेक्ट टैग यूज़ किया हुआ है, तो हमने डायरेक्ट उसी को ही पास कर दिया कि भाई उस सेलेक्ट टैग के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको आप यहाँ से कैप्चर कर लो। सही हो गया। अब वो आपको कैप्चर कर लिया, उसको आपने सिलेक्शन में सेव कर लिया। सिलेक्शन में जब भी कोई वैल्यू चेंज हो गई, अब वो वैल्यू सेव हो गई किसमें, चॉइस के अंदर।
हो गया। ये तो आपने कर लिया, आपकी जो आपके ऑप्शंस वाला पार्ट था वो कर लिया। अब आपने करना है कि भाई, आप कहते हो कि भाई मैंने पैराग्राफ पे भी करना है। अब आप कह रहे हो कि भाई पैराग्राफ जब चेंज होगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो पैराग्राफ को भी तो आपने डायनेमिकल हैंडल करना है, उसको आप कैसे करोगे? अब जब भी आप चाहते हो कि भाई कोई चीज़ हो, कोई अगर कुछ सेलेक्ट होने पे, कोई क्लिक करने पे कुछ आपको आउटपुट मिले, तो हम अगर आप में से किसी ने ऊप पढ़ा होगा तो उसको आइडिया होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं इसका बता देता हूँ कि हम उस पे इवेंट लिस्नर ऐड कर देते हैं। इवेंट लिस्नर से क्या होता है, जब भी आप किसी पे इस तरह के कोई चेंजेस करते हो तो आपका जो इवेंट लिस्नर है वहाँ पे आपको कोई ना कोई इवेंट जनरेट करके देता है उसको। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमने सिंपल सा हमने वही काम करते हैं कि हम सबसे पहले पैराग्राफ को हैंडल करते हैं। कांस्टेंट पैरा के नाम से हमने पैराग्राफ को हैंडल किया। पैराग्राफ को हैंडल करने का भी सेम तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी डॉट सेलेक्टर। एक ही पैराग्राफ था, मैंने सीधा पी दे दिया। अगर मल्टीपल होते तो मैं उसके अंदर आईडी लगा देता और मैं आईडी को दे देता। अगर मल्टीपल पैराग्राफ होते तो मैं पैराग्राफ के अंदर सिंपल एक आईडी बनाता और जिस पैराग्राफ के ऊपर मैंने इस चीज़ को चलाना था मैं उसकी आईडी दे देता, तो वो पर्टिकुलरली उसी पैराग्राफ के ऊपर वो चीज़ चली जाती। अब हम लगाते हैं, अब आपने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपने लगाना है सबसे पहला आपका इवेंट लिस्नर। जो मैंने कहा इवेंट लिस्नर आपका क्या करेगा, आपने कहा कि सिलेक्शन डॉट एड इवेंट लिस्नर। और इवेंट लिस्नर आप क्या चाहते हो? इवेंट लिस्नर के ना डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हम गूगल करके भी देखें तो उसमें आपको काफ़ी टाइप्स मिलेंगे। उसमें से एक टाइप है कि भाई चेंज। चेंज क्या, जब भी आपने ऊपर जो क्यूरी सेलेक्ट की हुई है, अब सिलेक्शन के ऊपर क्या है, हम सिलेक्शन के ऊपर इवेंट जो इवेंट लिस्नर वो लगा रहे हैं। सिलेक्शन के ऊपर क्या है, आपके जो ऊपर जो टेक्स्ट वगैरह है आपने, या जो आपका ऑप्शन है वो जब भी चेंज हो जाए फिर आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो हम क्या, कौन सा वाला इवेंट लिस्नर यहाँ पे यूज करेंगे, सिंपल चेंज। द मोमेंट वो चेंज हो, द मोमेंट वो चेंज हो जाए, उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, आपने क्या करना है, आप कहते हो कि मैंने जो सेट वेदर फंक्शन है उसको कॉल करना है। क्यों? आप सेट वेदर फंक्शन, वैसे तो कोई वैल्यू उसको कॉल करने की तुक नहीं बनती। सेट वेदर फंक्शन तभी कॉल होगा ना जब आप कोई ना कोई वैल्यू चेंज करोगे। जब चेंज होगा इवेंट लिस्नर आ जाएगा। इवेंट लिस्नर क्या करेगा, सॉरी, सेट वेदर आपका जो फंक्शन है उसको कॉल कर लेगा। सेट वेदर फंक्शन को कॉल होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन में जो वैल्यू आई है वो आपका सेव हो जाएगा, किसमें, चॉइस के अंदर। यहाँ तक सिंपल था, कुछ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी नहीं। अब हम बनाते हैं कि भाई हम इसको करते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन, हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं कि भाई हम इसको थोड़ा सा एडवांस रख के हम कहते हैं कि भाई हम इसको करते हैं आपका सिंपल उसके थ्रू, स्विच स्टेटमेंट के थ्रू, ताकि आप लोगों को भी स्विच स्टेटमेंट का थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाए। हम कहते हैं कि भाई हम इसको करते हैं थ्रू स्विच स्टेटमेंट। हमने लिखा स्विच, स्विच को लिखने के बाद हमने लिखा चॉइस, क्योंकि हमारा वहां पे चॉइस है, और हमने लिखा, ये हमारा बन गया स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारा स्विच स्टेटमेंट बन गया। अब मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपने वहां पे क्या करना है, केस लिखना है। सही हो गया, आपने कहा केस लिखना है। मैंने आपको पहले कहा था आपके केस में आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज भी जा सकती है, और यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग वैल्यू ही जा रही है। तो हमने लिखा सबसे पहले फर्स्ट केस क्या था, आपका फर्स्ट केस था आपका सनी। आपने कहा केस अगर सनी है तो आप क्या चाहते हो कि क्या चीज़ हो आपका, आप कहते हो कि अगर केस सनी है तो आप सिंपली कर दो कि भाई आपका, आपने आप उस पैराग्राफ का उस आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उस पैराग्राफ के ऊपर आपने कुछ करना है ना। अगर केस सनी हो, अब वो आपने पैराग्राफ के ऊपर क्यूरी सेलेक्टर कहाँ लगाई हुई है, यहाँ पे लगाई हुई है। सही है, आप पैराग्राफ के ऊपर आपने क्यूरी सेलेक्टर यहाँ पे लगाई हुई है, तो इसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ चेंज करना है। तो आपने कहा अगर सनी हो तो आपने कहा पैराग्राफ को ले लो, और उसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है, पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर मुझे कुछ चेंजिंग करनी है। कंटेंट के ऊपर जाओ और उसके अंदर लिखो कि भाई आपको उसके अंदर सिंपल लिखो, इट इज सनी टुडे, लिख लिया। सही हो गया। आपने कहा कि इट इज सनी टुडे, सॉरी सनी का स्पेलिंग गलत है जो कि प्रोग्रामिंग में मैटर नहीं करता। आपने कहा कि सनी लिखो, लिख लिया। अब आप कहते हो कि भाई मैं क्या करूं इसके बाद, इसके बाद आपका फॉर एग्जांपल आपके यूजर ने सनी लिख लिया था, तो आपको मल्टीपल केसेस की तरफ तो जाना ही नहीं है। तो आप क्या कहते हो कि आप कहते हो कि यहाँ से इसी जो ब्लॉक है उससे मेरा कोड टर्मिनेट हो जाए। सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा ब्रेक। जब मैं यहाँ पे ब्रेक लिख लूंगा मेरा कोड आगे जाएगा ही नहीं, यहाँ पे रुक जाएगा। सेकंड ऑप्शन मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल केस आपने कहा रनी है, अब मैं कहता हूँ इट इज रेनिंग टुडे। ये मैं सीधा सीधा आपको करा के दिखा रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, मकसद आपको समझाना है। अगर आपको इसकी समझ आ रही है तो, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप बता दें, मैं रिपीट भी कर दूंगा, उसका इशू नहीं है। तो आपने कहा कि भाई अगर सेम गोस टू, आपने कहा अगर रेनी है तो पैराग्राफ के कंटेंट जो कॉन्टेक्स्ट है या कंटेंट है तो क्या करो, इट इज रेनी टुडे। आपने फिर तीसरा कहा कि भाई आपने स्नोई है तो क्या करो,
आपने कहा अगर स्नोवी है तो पैराग्राफ का जो है उसको स्नोवी कर दो। और हमारे पास कितने ऑप्शन है टोटल, हम पहले अपने ऑप्शन को देख लेते हैं ताकि उसके हिसाब से सनी रेनी स्नो, बस ये हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लगा लेंगे अपना डिफॉल्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लिख लेंगे डिफॉल्ट डिफॉल्ट। और इसमें क्या होगा, कुछ भी हम लिख सकते हैं डिफॉल्ट के अंदर। पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट में हम कहते हैं, हम इसको खाली लिख लेते हैं, या हम कहते हैं कि भाई नथिंग। हमने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं है, नथिंग टू रिपोर्ट। हमने कहा नथिंग टू रिपोर्ट। और इसके बाद हम लिख लेते हैं, इसके ऊपर ब्रेक लगा लेते हैं। अब हम देखते हैं अपने जो वेब के ऊपर हमारा जो आपने किया था उसके ऊपर ये चीज़ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो आप लोग को नज़र आ रहा होगा। अब हम अगर देखें, जब मैं स्नो कर रहा हूँ तो अलग चीज़ आ रही है, रेनी कर रहा हूँ अलग आ रहा है, सनी कर रहा हूँ अलग आ रहा है, रेनी कर रहा हूँ तो डिफरेंट चीज़ें शो हो रही है। उसकी रीज़न क्या है, एक मिनट, स्नो पे मेरे ख्याल से एरर आ रहा है। यप, रीज़न क्या है, मैंने स्नोविंग लिखा है, ये लो। आप आगे दिखा दे एरर, हम भी देखें। नाउ इट्स फाइन, इट्स स्नोइंग टुडे। और कुछ भी नहीं है तो अलग है। अब मैं मेक अ चॉइस नथिंग, मेक अ चॉइस क्योंकि हमने उसको रखा ही नहीं उसके अंदर, तो वो डिफॉल्ट के अंदर चला जाएगा और वो नथिंग टू रिपोर्ट में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक हमारा था कंडीशनल। हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा, हमने इफ एल्स पढ़ा, हमने एल्स, हमने मल्टीपल इफ्स पढ़े कि नेस्टेड इफ में क्या होता है। हमने देखा, अपने एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके भी देखा कि जावास्क्रिप्ट चीज़ों को डायनेमिकली कैसे हैंडल करता है। आई गेस, आई होप सो कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लूप्स। हम क्यों यूज करते हैं लूप्स, कब यूज करते हैं लूप्स। ओके, लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि भाई हम लूप्स के टाइप्स होते हैं। लूप्स के फॉर लूप है, फॉर इन लूप है, फॉर ईच लूप है, और वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। सो जावास्क्रिप्ट में हम लूप क्यों यूज़ करते हैं, या वैसे हम लूप क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी चीज़ को, एक जनरल एग्जांपल है, हमने कोई एक वैल्यू है उसको हमने मल्टीपल टाइम प्रिंट कराना है। तो हम बैठ के हम ये तो करेंगे नहीं कि भाई हमने फॉर एग्जांपल आपको 1 को हमने प्रिंट 1 to 5, हम कहते हैं कि भाई हमने 1 to 5 प्रिंट कराना है, 1 to 5 प्रिंट कराना है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ही ले जाता हूँ। हम कहते हैं कि भाई हमने 1 to 5 को प्रिंट कराना है। तो एक अप्रोच तो यह है कि भाई मैं लिखूं प्रिंट 1 और फिर मैं लिखूं प्रिंट 2 प्रिंट 3। अब इस तरह करके तो मैं करने नहीं वाला। अगर आप इस तरह करके करोगे तो फिर मसले बन जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब हमें किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम करना हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लूप्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लूप का, इतना कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है नहीं। अब जावास्क्रिप्ट में लूप्स के टाइप्स हैं, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट में लूप के, जावास्क्रिप्ट हो वैसे हो, लूप के टाइप्स वही हैं। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्टिकली हो सकता है, वैसे नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया लूप। अच्छा, लूप्स इन जावास्क्रिप्ट 2 टाइप्स हैं लूप के। सबसे पहला मैं लिखता हूँ, एक मिनट, लूप्स। सही हो गया, इसके 2 टाइप्स हैं। एक हो गया फॉर लूप, एक हो गया वाइल लूप। ओके, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप कब यूज करते हैं और वाइल लूप कब यूज करते हैं। फॉर लूप हम यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमने अपने जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम हमने उसको एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे पता था कि भाई मैंने 1 से 5 तक ही प्रिंट कराना है। मुझे पता था कि भाई मैंने 5 के बाद रुक जाना है, उसके बाद मैंने प्रिंट नहीं करना। मुझे अपनी कंडीशन का पहले से पता था। उस जगह पे हम करते हैं फॉर लूप। सिंपल, हम फॉर लूप उस टाइम पे हम आपका यूज करते हैं। वाइल्ड लूप हम कब यूज करते हैं, मोस्टली हम वाइल्ड लूप हम यूज करते हैं कि हमें एग्जैक्ट कंडीशन का ना पता हो, उसी लूप के चलने के अंदर ही अगर हम चाहें कि भाई हम लूप चलता रहे और उसी के अंदर अगर वो कंडीशन मीट हो जाता है तो वहाँ पे वो लूप रुक जाए, तब तक वो लूप चलता रहे। तो यह है फॉर लूप और यह है वाइल्ड लूप। फॉर लूप हम यूज करते हैं जनरली जब हमें कंडीशन का एग्जैक्टली पता हो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं इन पे छोटा सा आपको सिंटैक्स वगैरह दिखा देता हूँ। बाकी हम जब चीज़ें कर रहे होंगे उसी के साथ ही आप लोग को इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। हम करते हैं कि भाई फॉर लूप कब चलाना है, और फॉर लूप का एक एग्जांपल हम करके देखते हैं कि फॉर लूप कैसे करते हैं। सिंपल फॉर लिख लें और सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई इनिशियलाइजेशन होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन हमने कहा कि भाई आपका, एक मिनट, सॉरी मुझे कॉल आ रही है, मैं फोन साइलेंट कर देता हूँ। हमने कहा इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन कैसा होता है, हमने कहा कि भाई फॉर लेट i = 0। इनिशियलाइज किया कि आपने कहा कि भाई i 0 है।
अब हम कहते हैं कि भाई कब तक चले, कंडीशन हम लिखते हैं कब तक चलेगा तब तक जब तक i लेस देन है 5 के। और हर आइट्रेशन के बाद आप क्या चाहते हो कि भाई आई की वैल्यू किस तरह अपडेट हो। अब आपने ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने कहा कि भाई इनिशियलाइज 0 से हो गया, आई लेस देन 5 है तो कंसोल और लॉग में करके कुछ ना कुछ प्रिंट कराऊं तो ये होगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक दफ़ा वो लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आपने उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देना है कि भाई वो आगे भी जाए, ये कंडीशन मीट की तरफ जाए, ऐसा नहीं कि वो इनफाइनाइट उसी के ऊपर ही चलता रहे। तो आपने कहा कि भाई हर दफ़ा एक एक आई की वैल्यू बढ़ा दो, द मोमेंट एक दफ़ा लूप चलता है कि वैल्यू बढ़ा दो, तो ये होता है आपका फाइनल एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं फाइनल एक्सप्रेशन। और आपने कहा कि भाई इसमें कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दो हो आपका जीडीजी का बूट कैम्प। आपने कहा इसको प्रिंट कर दो जीडीजी का बूट कैम्प, सिंपल सा, नथिंग एल्स, इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज इसमें है भी नहीं। तो ये आपने कर लिया और आपने इसको सिंपल रन कर दिया। देखो जीडीजी बूट कैम्प 1 2 3 4 5, आपको पता था कि भाई आपने लूप को 5 दफा चलाना है। आपने स्टार्ट किया 0 से, जब आई 0 था, ये वाला फेज था, आई की वैल्यू क्या हो गई, एक दफा इटरेट हो गया, आई की वैल्यू प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 बन गई, ये वाला फेज आया। उसके बाद आई की वैल्यू आइट्रेट हो गई, आई की वैल्यू टू टू पे पहुंच गया, ये प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू आइट्रेट हो गए प्लस होके 3 पे चली गई, ये आ गया, आई की वैल्यू 4 पे चली गई, ये प्रिंट हुआ। अब 4, जब आई की वैल्यू 4 हो गई और ये प्रिंट हो गया, उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट हो गई, अपडेट हो गया 5। अब चेक करेगा कि 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज नॉट लेस देन 5, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और वहां से वो निकल के बाहर आ गया। दैट्स इट। और आई गेस फॉर लूप, ये फॉर लूप है। और हम वाइल लूप का भी देखते हैं अब इसी तरह। वाइल लूप के भी सेम ही चीज़ें हैं, वाइल लूप भी इतना कोई कम्प्लेक्स है नहीं। और वाइल लूप में हम क्या करेंगे, वाइल लूप का हम सिंटेक्स देखते हैं कि सबसे पहले मैं इसके सिंटेक्स को कमेंट आउट कर लेता हूँ। ये ख़त्म ही कर दो, कमेंट आउट क्या ही करना। हम तो में हमने कहा कि भाई हमें कंडीशन हमें तब यूज़ करते हैं जब हम लाइक हमें प्री कंडीशन हम नहीं लगाते वाइल लूप में। तो हमने कहा कि भाई हमने सही है, एक नंबर ले लिया, लेट आई इज इक्वल टू 0। हमने कहा लेट आई इज इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर लगा लो वाइल लूप। अब वाइल लूप कब तक चलेगा, वाइल लूप चलने के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो हो गई, सही है। वाइल लूप तब तक ही चलेगा ना जब तक कोई ना कोई कंडीशन मेट नहीं होता, तो उसके बाद तो वाइल लूप नहीं चलेगा। तो कंडीशन क्या है, हम कहते हैं कि भाई इसको तब तक ही चला, वही वाला केस, आई जब तक लेस देन 5 हो, सही हो गया, ये आपका कंडीशन लग गया। अब आपका इनिशियली आई क्या है, 0 पे है। आपने कहा कि भाई ये तब तक ही चलाते रहो, कोई इसका फिक्स वो नहीं है, जब आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 हो जाए इसको निकाल दो उसके अंदर से। आपने वापस वही सीन किया, कंसोल डॉट लॉग, आपने आई प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि अब आप जो आई को आई की वैल्यू जब आप इंक्रीज करते हो, अब आप यहाँ पे लिखते हो आई प्लस प्लस, यहाँ पे आप लिखते हो आई प्लस प्लस, वो आप इस जगह पे लिखते हो। अब आपका कोड भी सेम टू सेम तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है। मैं आपको इसको भी एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखो 0 1 2 3 4 एग्जीक्यूट हो गया, फर्स्ट 0 पे भी एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी, अब 4 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। द मोमेंट इसकी वैल्यू 4 से ऊपर चली गई, 5 इज नॉट लेस देन 5, सो ये आपका लूप ब्रेक हो गया, उसके बाद ये लूप नहीं चलेगा। ओके, वाइल लूप में ना एक और भी है थोड़ा सा, वो भी हम देख लेते हैं। वाइल के अंदर एक और वाइल है, उसको हम कहते हैं, एक हमारे पास सिंपल वाइल आता है, एक हमारे पास आता है डू वाइल। सिंपल वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है, सिंपल वाइल में डू वाइल में ये फर्क है कि देखो सिंपल वाइल में देखो, अगर मैं ये कहूँ आई इज लेस देन 0, अब देखें आपको क्या ये कुछ भी आपके पास आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसने कंडीशन चेक किया, कंडीशन मेट नहीं कर रहा था, उसने कहा कि भाई कंडीशन है ही नहीं, तो मैं एक दफा भी लूप नहीं चलाने वाला, आप जो करना चाहे कर रहे, मैंने तो लूप नहीं चलाना, सिंपल से उसने कह दिया कि मैंने नहीं चलाना लूप। लेकिन डू वाइल लूप क्या करता है, डू वाइल लूप करता है कि भाई डू वाइल लूप runs for one time, at least for one time, runs at least for one time। एक दफा तो इसने चलना ही चलना है। डू वाइल जो आपका है, आपका जो डू वाइल है, सॉरी मैं स्क्रीन दिखाना आपको भूल गया, डू वाइल है वो एक दफा तो चलेगा ही चलेगा, जो भी हो, जो जैसा भी कंडीशन हो, जैसे भी हालात हो, एक दफा ही चलेगा ही चलेगा। ये कहेगा कि भाई मैंने एक दफा चलना ही चलना है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। तो डू वाइल एक दफा तो चलता ही चलता है। अब हम देखते हैं कि भाई ये कैसे चल रहा है डू वाइल लूप एक दफा, इसका क्या सिंटेक्स है। सिंटेक्स इतना डिफरेंस है नहीं। हमने देखा कि भाई
लेट हमने कहा 0 कर दो, उसके बाद हम लिखते हैं डू। हमने कहा मतलब करो, डू हमने कहा कि भाई प्रिंट करो कंसोल डॉट लॉग। हमने कहा प्रिंट करो GDG, थोड़ी सी प्रमोशन भी कर रहा हूँ, खैर है। और हमने कहा कि भाई प्रिंट करो, उसके बाद आई की वैल्यू इटरेट करो। हमने कहा कि भाई आई की वैल्यू इटरेट करो, कर दिया, सही हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा वाइल, कब तक, वाइल आई लेस देन 0। हमने कहा कि भाई आई लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0 में कर देता हूँ, चलो। अब देखिए आप इसका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, देखें एक दफा रन हो गई होगा, दो आल दो आपका जो आई था वो स्टार्ट ही 0 से हो रहा था और इसको रन नहीं होना चाहिए था आपके जो कंडीशन के हिसाब से। देखें आपका जो कंडीशन क्या था, आई लेस देन 0, जब आई लेस देन 0 है तो क्या आई लेस देन 0 है, नहीं है, आई तो इक्वल टू 0 है, तो आपके कंडीशन के हिसाब से तो इसको रन होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन एक दफा ये रन होगा ही होगा, हर कंडीशन में ये रन होगा। द मोमेंट ये रन होगा आई की वैल्यू ट्रेड हो गई, यहाँ पे आके चेक करेगा कि भाई आई की 1 है तो 1 इज लेस देन 0, नहीं भाई 1 इज नॉट लेस देन 0, तो वहां पे वो क्या करेगा, आपके लूप को ब्रेक कर देगा, वहां से आपका लूप आगे चलेगा। तो यहाँ तक था हमारा लूप का कॉन्सेप्ट। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे हम जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा मज़े का भी कॉन्सेप्ट है, और वहाँ पे आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट है इन सेंस ऑफ कि आप जब कोर प्रोग्रामिंग वगैरह करें तो ये वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए। हमें लगता है कि भाई हम इस चीज़ की समझ है, हमें आती है, लेकिन अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि हम इसमें भी गलती कर रहे होते हैं। सो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होने लगा है, वो है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस, ए सिंक और वर्सेस सिंक्रोनस, क्या है ये सिंक्रोनस, और क्या है सिंक्रोनस, और क्या है आपका एसिंक्रोनस। एक मिनट टाइम, सो सॉरी, मेरा स्क्रीन हड़ी है यहाँ से, इसको मैं देखता हूँ कि स्क्रीन का क्या इशू आना है। ये आप स्क्रीन आ गई, अच्छा जी। सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिंक्रोनस वर्सेस सिंक्रोनस। अब व्हाट इज सिंक्रोनस एंड व्हाट इज एसिंक्रोनस। अब हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सिंक्रोनस क्या है। तो हम देखते हैं हमने लिखा प्रिंट, एक सिंपल एग्जांपल से लेके चलता हूँ, प्रिंट 1, हमने फिर लिखा प्रिंट 2, फिर हमने लिखा प्रिंट 3। अब आप सोचेंगे जो प्रिंट है वो सिंपल प्रिंट नहीं है, आप सोचेंगे भाई ये कोई एक फंक्शन है, एक फंक्शन है 1, एक फंक्शन है 2, एक फंक्शन है 3। अगर आप सिंक्रोनस को समझें, सिंक्रोनस क्या है, सिंक्रोनस है कि भाई आपका पहला 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका फंक्शन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर जब 2 एग्जीक्यूट होगा फिर जाके आपका फंक्शन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। अब इस तरह करते रहेंगे तो सिस्टम में इशू आएगा। सिस्टम में इशू किस तरह आएगा कि भाई अगर कोई फंक्शन टाइम ले रहा है, किसी फंक्शन में हो सकता है कि वो थोड़ा सा हैवी हो, अगर वो थोड़ा टाइम ले रहा है तो बाकियों को उसके इंतजार में बैठना पड़ेगा कि पहले ये बंदा अपना काम करे फिर हमें कोई मौका मिले। इस तरह की आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस का इशू आ जाता है, परफॉर्मेंस वीक हो जाता है। इस परफॉर्मेंस इशू को डील करने के लिए हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यह है कि आप इसमें आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके जो प्रोग्राम्स हैं, आपके जो फंक्शंस हैं वो पैरेलल में एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक अगर एक इंस्ट्रक्शन है वो उसमें हम आगे पढ़ेंगे फेच करना, मैं अभी आपको जनरल बता रहा हूँ। लाइक एक प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई ये जो ये वाला जो फंक्शन है इसने करना है कोई डेटा फेच, मैंने करना कहा कि इसने करना है कोई डेटा फेच। तो हमें पता है कि भाई सर्वर से जब कोई डेटा फेच करता है उसमें टाइम लगता है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई जब तक मेरे डेटा फेच ना हो, मैं चाहता हूँ कि भाई आगे वाले जो काम है वो होते रहें, ये जो फेच है ये भी साथ साथ होता रहे, वो ये भी होता रहे, ये नहीं कि भाई ये रुके, ये भी होता रहे, और जो इसके आगे जितने भी काम है वो भी होता ही रहे, वो ना रुके। उस जगह पे हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मेजर कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप सो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में थोड़ा सा आपको फर्क पता लग गया होगा। और इस ये जो पार्ट है इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जावास्क्रिप्ट का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
और इसी में ही काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव में बात करूं या वैसे मैं कोडिंग की बात करूं जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट बैरियर्स हैं। उसमें से एक बैरियर अगर टफ बैरियर है तो वो यही वाला पार्ट है। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आप कह सकते हो कि मुझे जावास्क्रिप्ट तकरीबन आती है। ये नहीं कि पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट आती है, आप कह सकते हो कि मुझे जावास्क्रिप्ट तकरीबन आती है। तो यहाँ पे हमने कहा कि इसको मैं सीधा सीधा हटा देता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कि भाई कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा इसमें कर दो 1। मैं कहता हूँ कि भाई 1 प्रिंट कर दो। सही हो गया। इसमें मैं कहता हूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग आपका 1 प्रिंट हो जाए, आपका 1 प्रिंट हो जाए। और सेम मैं कहता हूँ कि भाई इसको मैं कहता हूँ 3 दफ़ा कम से कम ये फंक्शन चले। सही हो गया। तो मैं इसको 3 दफ़ा तो लिखने नहीं वाला, इसके लिए मैं सिंपल करता हूँ इसी को कॉपी, कॉपी करके ये कर लिया और उसको कर लिया नीचे कॉपी पेस्ट। सही हो गया। ये मैंने कर लिया कॉपी पेस्ट, इसकी मैंने वैल्यू चेंज कर दी, इसकी वैल्यू 3 कर दी, इसकी वैल्यू मैंने कर दिया 4। तो आप लोग देखें जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा अपने सिस्टम पे, तो 1 2 3 4 सारा आ गया। पहले 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। इसमें कि ये होता है आपका सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। पहले आपका ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपका ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपका ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाके आपका ये एग्जीक्यूट करेगा। अब वही वाली जो बात है कि अगर हमने किसी इसमें से कोई भी एक फंक्शन है, उसमें हम कोई एपीआई से कोई डेटा फेच कर रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है, तो जब तक वो एपीआई से डेटा फेच नहीं होगा तब तक 4 कभी भी प्रिंट नहीं होगा इसके थ्रू। तो हम चाहते हैं कि भाई ये वाले इश्यूज ना आए। तो इसको करने के लिए हम एसिंक्रोनस का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में जो एसिंक्रोनस है ना, उसको अचीव करने के या उसको यूज़ करने के 3 मेजर तरीके हैं। एक तो हम यूज़ कर सकते हैं, एसिंक्रोनस को डील कर सकते हैं थ्रू कॉलबैक्स, कॉलबैक्स। एक हम उसको कर सकते हैं थ्रू प्रोमिसेस, एक हम उसको कर सकते हैं थ्रू एसिंक अवेट। अब हम देखते हैं कि भाई इनमें से कौन सा सबसे एफिशिएंट है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा हम यूज़ करते हैं और किसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉल बैक ही कराता हूँ। कॉल बैक, अगर आपको कॉल बैक की अच्छी समझ आ जाती है तो आई होप सो कि आपको आगे उनका इशू नहीं बनेगा। अगर आपको कॉल बैक अच्छी समझ आ जाए तो आपको प्रोमिसेस और एसिंक अवेट में इशू नहीं बनेगा। वो कंपैरेटिवली ईजियर कॉन्सेप्ट्स हैं एज कम्पेयर टू कॉल बैक्स। कॉल बैक थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं आपको कॉल बैक वाला ही कराता हूँ। तो जनरली मैं आपको जनरल एक एग्जांपल कराता हूँ इसका। आपका एसिंक्रोनस कैसे काम करता है। हमने एक फंक्शन बना लिया, लेट्स से हमने एक फंक्शन बना लिया बूट कैम्प के नाम से। हमने एक फंक्शन बना लिया किसके नाम से, बूट कैम्प के नाम से, क्योंकि हमारा बूट कैम्प चल रहा है तो थोड़ी सी प्रमोशन कर ही लेते हैं, इसको क्या मसला है। तो हमने कहा कि भाई जब भी आपका जो फंक्शन बना है बूट कैम्प है और ये क्या करे, आपको जो फंक्शन है ये कुछ ना कुछ प्रिंट करे। मुझे क्या प्रिंट करे, आई एम ए बूट कैम्प स्टूडेंट। ये आपको प्रिंट करके देगा आई एम अ बूट कैम्प स्टूडेंट। और आप चाहते हो कि भाई ये जो बूट कैम्प का जो फंक्शन है ये इमीडिएटली ना चले, या आप चाहते हो कि भाई ये कुछ टाइम ले ले उसके बाद चले। तो हम कैसे करें इसको, अगर मैं डायरेक्ट बूट कैम्प कर दूं ये तो इनिशियली इमीडिएटली चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस को अचीव करने के कुछ मेथड्स होते हैं, उसमें से एक मेथड है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक मेथड है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इस बूट कैम्प के फंक्शन को उसके अंदर कॉल कर देंगे। बूट कैम्प के फंक्शन को हमने उसके अंदर कॉल कर दिया और हमने लिख दिया 5000। 5000 को ज्यादा ही हो जाएगा, हमने लिखा 4000। अब ये 4000 है क्या चीज, क्वेश्चन इसकी 4000 क्या है। 4000 का मतलब है 4000 मिली सेकेंड। जब 4000 मिली सेकेंड की बात करते हैं तब 4000 मिली सेकेंड बनता है 4 सेकेंड। ओके, और हम कहते हैं कि भाई 4 सेकंड के बाद आपका जो कोड है वो रन हो जाए। अब इसको जरा चेक करते हैं कि भाई ये 4 सेकंड के बाद रन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए 1 2 3 4, अब जाके ये आपका कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। देखें इसने टाइम लिया, इमीडिएटली ये प्रिंट नहीं हुआ। इसने 4 सेकंड का डिले लिया, 4 सेकंड के डिले के बाद आपका ये जो आपने कहा था कि भाई बूट कैम्प का जो फंक्शन है वो रन हो। अब हम पूछते हैं कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम कब यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पर लॉग इन कर रहे हैं। अब लॉग इन कर रहे हैं तो आपने वो कहते हैं कि भाई आप नाम लिखो या ईमेल लिखो या पासवर्ड, ईमेल या पासवर्ड या यूज़र नेम और पासवर्ड आता है। तो हमने कहा कि हम अपना यूज़र नेम लिखते हैं, फिर हम पासवर्ड लिखते हैं, फिर जाओ। अगर आपने उसके बाद हम कहते हैं कि अगर उसका ईमेल और यूज़र नेम जो आपको पासवर्ड है और यूज़र नेम होगा अगर सही है तो उसको अपने कंसोल पे प्रिंट कराओ, उसको शो कराओ कि भाई वेलकम वेलकम टू द सिस्टम, आप लॉग इन कर चुके हो।
तो हम उन कंडीशंस पे हम उन जगहों पे हम ये वाले जो एसिंक अवेट है या जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है हम या यूज़ करते हैं, और हम टाइमर लगा लेते हैं स्पेसिफिक। टाइमर क्यों लगाते हैं? हमें पता है कि भाई सिस्टम से डेटा के आने में 4 सेकंड लगेगा, तो हम कहते हैं कि भाई 4 सेकंड वेट करो, सिस्टम से डेटा आ गया, फिर आप प्रिंट कराओ कि वेलकम टू द सिस्टम या वेलकम टू फेसबुक या जो भी आपका है, आप कहते हैं कि भाई वहाँ पे आप वेलकम करो। ऐसा ना हो कि आपने पहले प्रिंट करा दिया वेलकम टू फेसबुक, पीछे आपका बैकएंड डेटा वो सर्वर बोले कि भाई आपका तो ये है ही नहीं, फेसबुक अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपने किया किस चीज़ का लॉगिन या किस चीज़ के बारे में आपने उसको वेलकम मैसेज प्रिंट करा दिया। तो इस जगह पे हम यूज़ करते हैं सेट टाइम आउट का फंक्शन, या ऐसे फंक्शन हम यूज़ करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई कुछ टाइम ले ले, उसके बाद आपकी ये चीज़ें प्रिंट हो जाए। ओके, सो दैट वाज द थिंग, ये था आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने बात की कॉल बैक, हमने कहा कि हम इसको अचीव कर सकते हैं थ्रू कॉल बैक्स, थ्रू हमने कहा कि मल्टीपल मेथड्स है। अब कॉल बैक क्या होता है? कॉल बैक नाम से तो लग रहा है कि भाई कोई दोबारा ही कॉल कर रहे होगा अपने आप को, ऐसा कुछ लग रहा है कॉल बैक। तो हम देखते हैं कॉल बैक क्या है। कॉल बैक का जो बेसिक सबसे, अगर मैं आपको एक इजी डेफिनेशन इसकी बता दूं, कॉल बैक होता है कि भाई कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। व्हाट इज कॉल बैक? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ भी आए। कॉलिंग अ फंक्शन, सॉरी मैं फिर भूल गया इसको शो कराना, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड कॉल बैक। अच्छा, तो आप लोग एक चीज नोट किया होगा, मैंने कहा था सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, तो बूटकैम्प भी एक फंक्शन है। तो हमने सेट टाइम आउट के अंदर बूटकैम्प को कॉल किया, तो क्या ये कॉल बैक है? तो द आंसर इज एग्जैक्टली ये कॉल बैक है। ये कॉल बैक फंक्शन है क्योंकि हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया, और ये कॉल बैक फंक्शन है। गॉट इट? तो ये होता है कॉल बैक फंक्शन। अब हम देखते हैं कि भाई कॉल बैक फंक्शन कब यूज़ करते हैं, कॉल बैक फंक्शन से क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन कैसे एसिंक्रोनस चीज़ों को हमें अचीव करने में हेल्प करता है। अब हम, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम ये भी देख लेते हैं कि भाई कॉल बैक, उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कॉल बैक एफिशिएंसी के लिहाज से कैसा है, कि ये एफिशिएंसी है कि नहीं है। आ, तो हम एक एग्जांपल उठा लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल उठा लेते हैं, सिंपल सा। उसमें हम, अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ ना आपके लिए। फंक्शन मैंने लिख लिया, फंक्शन का मैंने नाम लिखा बूट कैम्प, और मैंने उसके अंदर पास कर दिया एक पैरामीटर डे। सही हो गया, मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया डे। उसके अंदर मैंने लिखा फॉर सेट टाइम आउट को मैं इधर ही कॉल कर लेता हूँ, मुझे अलग से इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है सेट टाइम आउट को। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने इसके अंदर सेट टाइम आउट को कॉल कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन आप लोगों ने कल पढ़ा भी होगा, एरो फंक्शन के थ्रू मैंने इसको कर लिया ये। गॉट इट? एरो फंक्शन के अंदर ये हो गया, ये आ जाएगा। और अब आता है ये, अब इसमें आपका जो टाइमर है वो कहाँ पे आपने लिखना है? टाइमर आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपने टाइमर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3 सेकंड का मुझे डिले चाहिए। ये जो फंक्शन बूट कैम्प जब भी कॉल होगा, जब भी बूट कैम्प कॉल होकर एग्जीक्यूट होगा, मुझे 3 सेकंड का डिले चाहिए। अब बाकी हमने जो चीज़ें लिखनी है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। हमने लिखा कि भाई सिंपल आपका कंसोल डॉट लॉक, हमने लिख लिया कंसोल डॉट लॉक। उस पे हमने लिख लिया कि भाई, हमने लिखा GDG बूट कैम्प डे, और हमने लिखा उसके साइड पे, यहाँ पे हमने ऊपर अपना जो डे है उसको कॉल कर लिया। सिंपल सा सिनेरियो है, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया कॉल। सही हो गया। अब अब होता है, अब बात है कि भाई ये जो बूट कैम्प है ये तो सही है, बूट कैम्प 14 डेज का है। तो अगर मैं इसको आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली देखिएगा, बूट कैम्प जो है वो है 14 डेज का। सही है। अब बूट कैम्प 14 डेज का अगर है, तो मैंने इसमें पास कर दिया डे पैरामीटर मैंने पास कर दिया। मैंने इसको हर दिन चलाना है कि हर दिन मैं कहता हूँ कि बूट कैम्प डे 1 डे 2 डे 3 डे 4। अब मैं कहता हूँ कि भाई डे 1 अगर बूट कैम्प है तो ये प्रिंट करे GDG बूट कैम्प डे 1, लेकिन 3 सेकंड के डिले के बाद प्रिंट करे। अब मैं कहता हूँ अगर डे 2 को मैंने कॉल कर लिया तो डे 2 भी 3 सेकंड के बाद प्रिंट करे। मैं कहता हूँ अगर डे 3 को कॉल कर लिया तो डे 3 भी हमें 3 सेकंड के बाद ही प्रिंट करे। तो एक तरीका देखते हैं, अगर मैं इसको करना चाहूँ तो क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। मैंने कॉल करके भाई बूट कैम्प डे, बिल्कुल सही हो गया। अब मैं कहता हूँ बूट कैम्प डे 2, मैं कहता हूँ बूट कैम्प डे 2 तक ही कर लेते हैं, चल ज़्यादा नहीं करते हैं।
तो देखा जाए तो होना तो चाहिए। तो देखते हैं कि ये होता भी है कि नहीं। डे तो 2-3 सेकंड के डिले के बाद मुझे डे 1 प्रिंट होना चाहिए, 3 सेकंड के डिले के बाद मुझे डे 2 प्रिंट होना चाहिए, जो आपका बूट कैम्प है। तो चलो इसको रन करते हैं। 1 2 3। ओहो, ये तो मसला आ गया। मसला आने की क्या रीजन थी? मसला आने का जो वजह था वो ये था कि भाई आपने दोनों फंक्शन को एक ही साथ आपने कॉल किया हुआ है। आपने बूट कैम्प डे 1 और बूट कैम्प डे 2 को आप इस तरह जब भी कॉल करोगे तब वो आपका टाइम अलग अलग से टाइम नहीं लेगा। आपने क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो बूट कैम्प 1 को भी चला रहा है, साथ ही आपका सिस्टम बूट कैम्प 2 को चला रहा है, क्योंकि सिस्टम में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। वो थ्रेड्स जो आपके चीज़ों का वेट नहीं करते, वो चीज़ें अगर बूट कैम्प 1 है वो भी चल रहा है, बूट कैम्प 2 है वो भी चलेगा, अगर आप 10 और बूट कैम्प लिखते वो भी चलेगा और सभी साथ आ जाएगा। लेकिन होना तो ये नहीं चाहिए था। होना तो हमें चाहिए था कि भाई बूट कैम्प डे 1 के बाद 2 सेकंड का डिले आ जाए और उस 2 सेकंड के डिले के बाद बूट कैम्प 2 आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? आपने जो तरीका यूज किया है वो सही नहीं है। अब इसको मैं एक थोड़ा सा ना रियल टाइम सिनेरियो में आपको समझाता हूँ, ताकि आपको ये जो कॉल बैक है इसकी बेहतर से आपको समझ आए। अब फॉर एग्जांपल देखें कि आपका जो फंक्शन 1 है वो है आपका, आप कहीं पे लॉग इन करते हैं, आपका यूजर नेम मांग रहा है उससे। फंक्शन 1 आपका यूजर नेम मांग रहा है, फंक्शन 2 के थ्रू आपका पासवर्ड चेक हो रहा है। तो यहाँ पे इशू क्या आएगा? अब आप देखो, आपका सिस्टम आपको पता है कि भाई आपका यूजर नेम चेक होने में 3 सेकंड लगेगा, और आपको ये पता है कि भाई आपने 3 सेकंड वेट करना है, फिर आपका जाके पासवर्ड चेक होगा और वो 3 सेकंड लेगा। यहाँ पे इशू क्या आ रही है? यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो आपका, ये आपका फॉर एग्जांपल यूजर नेम का है, ये आपका पासवर्ड का है। आपका जो यूजर नेम है वो यूजर नेम भी चेक कर रहा है, साथ में आपका यूजर नेम आपके डेटाबेस में जाके पासवर्ड भी चेक कर रहा है। लेट सपोज डेटाबेस में यूजर नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर डेटाबेस में वो यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसके पासवर्ड चेक करने का क्या तुक बनता है? उसकी कोई तुक ही नहीं बनती कि वो उसका पासवर्ड जाके चेक किया जाए। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट हो 3 सेकंड के बाद, इसका जो डिले है उसके 3 सेकंड के बाद ये डिले हो, ताकि हमें इसका आउटपुट मिले। इसका आउटपुट अगर ट्रू हो तब हम जाएं सेकंड फंक्शन की तरफ, वरना हम सेकंड फंक्शन की तरफ जाएं ही ना। गॉट इट? तो ये आपका इस तरह आप कॉल नहीं करते कॉल बैक को। कॉल बैक को कैसे कॉल किया जाता है? तो चलिए वो देखते हैं कि भाई कॉल बैक को कैसे कॉल किया जाता है। बाकी सारा तरीका सेम है, सारे जो मेथड्स हैं वो सेम है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। चेंजिंग क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, कॉल बैक में हमने कहा था कि भाई फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन पास करते हैं। चलिए जी कर लेते हैं, एक और फंक्शन पास कर लेते हैं। उसमें क्या है? हमने कहा कि भाई कंप्लीटेड। कंप्लीटेड ये हमारा एक फंक्शन है, इसको हमने आर्गुमेंट पास कर लिया। सही हो गया। अब हमने अगर हमने चीज पास कर लिया तो यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे हम, ये तो हो नहीं सकता कि भाई ऊपर आपने फंक्शन को 2 पैरामीटर्स दिए हो, नीचे आप फंक्शंस को एक पैरामीटर के साथ कॉल करें, ये तो हो नहीं सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपका एक और आपके इसमें अंदर हम बना देंगे, क्योंकि हमने कहा कि भाई कंप्लीटेड क्या है? एक मेथड है। अब मेथड है, फंक्शन है, तो चलो हम बना लेते हैं एक एरो फंक्शन। सिंपलिसिटी के लिए हम बना लेते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कैसे काम करेगा? ये हमने बना लिया एरो फंक्शन। सही हो गया। अब देखो, हमने कहा था एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, इस तरह हमने बना लिया। अब हम चाहते हैं कि भाई डे 1 हो, डे 2 हो, डे 3 हो, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि भाई मल्टीपल, हमने जिस तरह पहले किया था कि भाई बूट कैम्प डे 1 कॉल हुआ, फिर बूट कैम्प डे 2 कॉल हो गया, और उसके बाद सो एंड सो ऑनवर्ड्स। अब क्या होगा? अब हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर बूट कैम्प दोबारा कॉल हो जाए, क्योंकि हमने डे 2 को भी प्रिंट कराना है, डे 1 को करा के हमने छोड़ना नहीं है। तो हम कहते हैं कि भाई डे 2 का जो बूट कैम्प है वो भी प्रिंट हो जाए। सेम मेथड होगा, उसी के अंदर हम कॉल करेंगे, और जब हम उसी के अंदर कॉल करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, सोल्ड डॉट लॉग। हम कहते हैं कि भाई डे 2 हमें मिल गया, उसके बाद हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, जीडीजी बूट कैम्प कंप्लीटेड। कह दो कि भाई जीडीजी का बूट कैम्प है वो कंप्लीट हो गया। अब आप देखिएगा, अब आपका जो आउटपुट आएगा वो एक साथ नहीं आएगा, वो 2-2 सेकंड का डिले या 3-3 सेकंड का जो डिले हमने रखा है वो लेगा। देखें कैसे, 1 2 3 पहला आ जाएगा, 1 2 3, उसके बाद आपका दूसरा प्रिंट करेगा। इसने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया। लेट्स सी, इसमें कोई इशू तो नहीं आया हो, आना नहीं चाहिए। इसको मैं ज़रा देख लेता हूँ। ये हो गया, दैट्स इट, सही हो गया। ओके, ज़रा इसको दोबारा सेव करते हैं, दोबारा रन करके चेक करते हैं। 1 2 के बाद डे 1 आ जाएगा, और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। ओह सॉरी 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 सॉरी। यप यप, कोड को डिबगिंग करना भी एक स्किल है, और यहाँ पे हमने उस स्किल का हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा। ये चीज़ें आप लोगों की भी आप भी फेस करोगे जब आप लोग डेवलपमेंट में काम कर रहे होगे। कभी कभार हम घंटों भी फंस जाते हैं जब आप कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बना रहे हो, और ये चीज़ डेवलपमेंट में का बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इस चीज़ से आपको
आदत होनी चाहिए। हमने क्या गलती की, हमने जो कंप्लीटेड है ये हमने बना तो लिया, ऐसा पैरामीटर पास तो कर लिया, हमने फंक्शन ही बना लिया, लेकिन हमने इसको कॉल तो किया ही नहीं। ये जब तक हम कंप्लीटेड को कॉल ही नहीं करेंगे तो वो फंक्शन कैसे काम करेगा। यहाँ पे हमने कंप्लीटेड फंक्शन को कॉल कर दिया। अब देखना आप लोग कि ये कैसे काम करेगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका वर्क फ्लो कैसे करता है। 1 2 3 सेकंड के बाद 1 1 2 3 सेकंड के बाद अब आपका दूसरा आएगा। देखें दूसरा आ गया और साथ ही ये वाला प्रिंट होके आ गया। अब आपका सिस्टम ऑप्टिमाइज से सिस्टम बेहतरीन तरीके से चल रहा है, सिस्टम में कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं कि भाई ये चीज़ काम कैसे कर रहा है। द थिंग इज ये चीज़ काम कैसे कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखा जाए तो कि ये काम कैसे कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा कि आपका जो कॉल बूट कैम्प है, कॉल बूट कैम्प जो मेथड है, ये सबसे पहले ये वाला जो मेथड है ये आपका कॉल हो जाएगा। सही होगा, ये मेथड आपका कॉल हो गया। इसमें आपने फर्स्ट पास कर दिया डे, दूसरा आपने कॉल बैक मेथड पास कर लिया, कॉल बैक फंक्शन पास कर लिया। गॉट इट, इसकी समझ आ गई। कॉल बैक फंक्शन हमने कहा कि ये कंप्लीटेड फंक्शन है। उसके बाद क्या होगा, आपने इस फंक्शन को पास कर दिया तो आपका ये जो कॉल बैक बूट कैम्प है, पहला मेथड है, ये रन हो जाएगा। आपने क्योंकि पैरामीटर सारे पास कर दिए, रन हो गया। द मोमेंट ये रन हो जाएगा, सेट टाइम आउट, ये जो मेथड है ये स्टार्ट हो जाएगा। ये मेथड स्टार्ट हो गया, इसको आपने कहा कि भाई आपने 3 सेकंड के बाद मुझे रिजल्ट देना है। आप बेशक करो 1 सेकंड में, आप मिली सेकंड में, लेकिन रिजल्ट मुझे 3 सेकंड के बाद ही चाहिए। आपका जो सेट टाइम आउट फंक्शन है ये रन हो गया। अब आपके 3 सेकंड के बाद आपका प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, GDG बूट कैम्प डे 1, आपका ये चीज़ प्रिंट हो गया। अब प्रिंट होने के बाद 3 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगने के बाद आपका जो कंप्लीटेड का मेथड है ये कॉल हो गया। अब आपका जो कंप्लीटेड का मेथड है ये कॉल हो गया, तो आपने क्या किया, उस मेथड के अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपका ये पैटर्न चल जाएगा। देखिए आपका जो ये पार्ट है ये चल जाएगा कंप्लीटेड के मेथड की वजह से, आपने क्योंकि आपने इसको कॉल किया, कॉल करने की वजह से आपका जो सेकंड आर्गुमेंट का पार्ट है ये चल जाएगा। द मोमेंट ये चल जाएगा आपका उसी के अंदर, उसी मेथड के अंदर ये चल जाएगा, आपको दोबारा ये बूट कैम्प की तरफ जाएगा, जाके दोबारा सेट टाइम आउट करेगा, दोबारा सेट टाइम आउट करके 3 सेकंड का डिले मांगेगा। मांगने के बाद GDG बूट कैम्प डे 3 कर देगा। डे 3 करने के बाद दोबारा आपका कंप्लीटेड कॉल करे तो आपके अंदर आगे कोई भी आपके मेथड्स नहीं है, दोबारा आपने कोई भी फंक्शन नहीं बनाया हुआ, आपको आगे चलेगा नहीं। चलने की वजह ना चलने की वजह से वो इनिशियली डायरेक्टली आपका ये चीज़ प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा, GDG बूट कैम्प इज कंप्लीटेड, क्योंकि जो बूट कैम्प है वो 2 दिन का था तो ये कंप्लीट हो गया। अब आप सोचें, ये तो मैंने बना लिया है डे 1 डे 2, अगर मैं इसको कहूँ कि भाई डे 14 तक बना लें, तो बूट कैम्प डे 1 एक मेथड बन गया, उसमें मैंने डे पास कर लिया, उसमें मैंने एरो फंक्शन कर लिया, एरो फंक्शन है मैंने बूट कैम्प डे 2 का बूट कैम्प है वो कॉल कर लिया, उसके अंदर एरो फंक्शन आ गया, डे 3 करना है। डे 2 के अंदर एक और जो है इसके अंदर मुझे डे 3 कॉल करना पड़ेगा, डे 3 के अंदर डे 4 कॉल करना पड़ेगा, डे 4 के अंदर डे 5 कॉल करना पड़ेगा। तो सोचें आपका जो कोड है वो आज आपने लिख लिया, अब आप 1 साल के बाद इसको करते हैं चेंजिंग, तो 1 साल के बाद आपको इस कोड का कुछ याद तो होगा नहीं। अब आपने को तो चलो आपको फिर भी कुछ ना कुछ पता होगा क्योंकि ये कोड आपने खुद लिखा है। आप सोचेंगे ये कोड कोई और देख ले, कोई दूसरा बंदा देख ले। अब आपका अगर कोई दूसरा बंदा कोड देख लेता है तो उसको तो कख नहीं समझ आने वाला कि इसने क्या किया हुआ इसके अंदर। तो जब हम कॉल बैक को इस तरह करके कॉल बैक यूज करते हैं ना, कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक, इसके लिए टर्म यूज होता है कॉल बैक। सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते हैं वो है, इसको कहते हैं कॉल बैक हेल्प। क्यों, इसका नाम ही कॉल बैक हेल्प है, कोई मैंने स्पेशल नाम नहीं रखा, इसको कहते हैं कॉल बैक हेल्प है। क्यों, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल एक समझ लें कि एक लूप बना रहे हैं, कोई एक अजीब सा कोई सिस्टम बना रहे हैं, जिस तरह की कोई जहन्नम है कि क्या है, किसी को भी समझ नहीं आएगा कि भाई कैसे क्या काम कर रहा है और ये कैसे काम कर रहा है, आपको किसी को भी इसके समझ नहीं आएगी। तो इसको इतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, हम इस चीज़ को इतना प्रेफर भी नहीं करते और हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो सोचते हैं कि भाई इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कोई और तरीका है क्या, तो है ना एक और तरीका। मैंने कहा था कि भाई हम जो एक सिंक्रोनस है उसको डील करते हैं तो 3 वेज। कॉल बैक तो हो गया, अब हम दूसरा तरीका है प्रोमिसेस। तो क्या प्रोमिसेस कॉल बैक से बेहतर है, चलिए देखते हैं प्रोमिसेस कॉल बैक से बेहतर है कि या इससे भी खराब है। देखने के बाद ही पता चलेगा, वरना तो हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होने वाला। तो व्हाट इज प्रॉमिस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रॉमिस क्या है। इसका मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंटरेस्ट बन जाए और आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। व्हाट इज प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या है। लेट सपोज मैंने दराज से एक ऑर्डर कर लिया, मैंने कर लिया दराज से एक ऑर्डर। अब दराज से मुझे एक ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे दराज है, मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर चला गया दराज को, दराज के पास कुछ ऑप्शंस हैं। दराज उस ऑर्डर को कहे कि भाई आपने, दराज ने मुझे कहा कि भाई आपने ऑर्डर प्लेस कर लिया, सही है, हम आपको ऑर्डर 5 डेज में डिलीवर कर देते हैं। दराज ने मुझे कहा द ऑर्डर जो है 5 डेज में डिलीवर कर देते हैं। तो इस टाइम तक जब तक मुझे ऑर्डर डिलीवर ना हो
तब तक मेरा जो केस है दराज के साथ वो पेंडिंग है, अनफुलफिल्ड है, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला नहीं। लेट से मुझे ऑर्डर मिल जाता है 5 दिन के बाद, तो मेरा केस क्या बनेगा? मेरा केस बनेगा रिजॉल्व। क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्डर किया, दराज ने अपना जो प्रॉमिस था वो कंप्लीट कर लिया और मुझे 5 दिन के बाद अपना ऑर्डर मिल गया। अब दराज को कुछ मसले आते हैं, या वो जो प्रोडक्ट है उनकी कंपनी को, जिस कंपनी से वो प्रोडक्ट उठा रहे हैं उसका कोई मसला आता है, या राइडर को कोई इशू आ जाता है, राइडर को जो आपका पार्सल है वो वापस लेके जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपका प्रॉमिस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आप वो जो चीज़ है वो सिस्टम के ऊपर वापस चली गई। तो प्रॉमिस के 3 स्टेट्स होते हैं, प्रोमिस में 3 स्टेट होते हैं। स्टेट 1 क्या है आपका? स्टेट 1 है सिंपली पेंडिंग, पेंडिंग है। स्टेट टू क्या है आपका? रिजॉल्व। एंड स्टेट 3 इट इज रिजेक्टेड। जब मैंने ऑर्डर किया, ऑर्डर मुझे अभी तक मिला नहीं है, मेरा स्टेटस क्या है? पेंडिंग है। अगर मुझे ऑर्डर मिल जाता है, सही है, मेरा प्रॉमिस जो दराज ने मेरे साथ किया था कि 5 दिन में आपको ऑर्डर मिल जाएगा, आपका प्रॉमिस रिजॉल्व। अगर दराज के राइडर्स मेरा जो ऑर्डर है वापस लेके जाते हैं और मुझे डिलीवर नहीं करते हैं, तो मेरा जो प्रॉमिस है वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो इसके 3 ही स्टेट हैं और हम इसको इसी तरह ही यूज करते हैं। अच्छा तो इसका भी हम जरा थोड़ा सा छोटा सा कोड करके देख लेते हैं कि भाई प्रॉमिस कैसे काम कर रहा है और ये क्या क्या करता है। तब तक मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कमेंट आउट कर लेता हूँ, क्योंकि शायद हम इसका आगे यूज़ कर लें, तो दोबारा लिख के टाइम ज़ाया करने से बेहतर है इसको कमेंट आउट करके रख लेते हैं। अगर यूज़ कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो भी कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, जो प्रोमिसेस हैं जावास्क्रिप्ट में, दैट इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट है, ये तो मैंने बता दिया। जिनको ओप की थोड़ी बहुत समझ है उनको पता है कि हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम क्रिएट करते हैं थ्रू न्यू कीवर्ड। हम उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले हम न्यू कीवर्ड लगाते हैं। जब तक हम न्यू कीवर्ड नहीं लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट कभी भी क्रिएट नहीं होगा। अब लेट से हम एक प्रॉमिस बनाते हैं। हमने कहा कि भाई लेट प्रॉमिस, प्रॉमिस हमने कहा एक प्रॉमिस बनाते हैं। तो उस प्रॉमिस को कैसे बनाएंगे? न्यू प्रॉमिस बना लिया, सही हो गया, न्यू प्रॉमिस बना लिया। इसके अंदर हम 2 स्टेट है, मैंने कहा था क्या? एक तो स्टेट 3 है, एक पेंडिंग है, एक फुलफिल्ड पेंडिंग है, एक रिजॉल्व है, एक रिजेक्टेड है। लेकिन हम इसमें पैरामीटर पास करते हैं 2, एक करते हैं रिजॉल्व, एक हम करते हैं रिजेक्ट। सही हो गया, एक हमने कहा रिजॉल्व, एक हमने कहा रिजेक्ट। या तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया होगा, या तो हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया होगा। सही हो गया, या तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया होगा और या तो हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं? कंसोल डॉट लॉग डॉट जीडी कोड का 1 और हम इसको करते हैं रिजॉल्व। द मोमेंट हम इसको रिजॉल्व करते हैं, हमारा सिस्टम जान जाता है कि भाई आपने जो प्रॉमिस किया है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको जो है प्रिंट कराना है। अगर हम इस जगह पे यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं तो आपका प्रिंट नहीं होगा, वो आपको कभी भी सिस्टम उस चीज़ को शो नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमने देख ली। अब हम जो प्रॉमिस है जावास्क्रिप्ट में, जिस तरह के मैंने ऊपर कॉल बैक में हमने कहा कि कॉल बैक हमने इस तरह हैंडल किया। प्रॉमिस हम बनाते नहीं है यूजुअली, हम ये प्रॉमिसेस को हैंडल कर रहे होते हैं। एक होता है प्रॉमिसेस बनाना, एक होता है प्रॉमिसेस को हैंडल करना। हम प्रॉमिसेस हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एपीआई से एक डेटा आ रहा है, उस डेटा को हमने हैंडल करना है थ्रू प्रॉमिसेस, तो हम उसको हैंडल कर रहे होते हैं। हम वहाँ पे जाके बैठ के सारा ये जो रिजॉल्व रिजेक्ट हर चीज़ एक एक चीज़ कर नहीं रहे होते। हमारा कंसेप्ट होता है, कंसर्न होता है हम उसको हैंडल करें कि अगर एपीआई से डेटा हमें आ जाता है तो हमारा इशू रिजॉल्व हो गया, हमने आउटपुट शो करना है, जो डेटा आ गया, अगर नहीं आ गया वो रिजेक्ट। अब रिजॉल्व ऑलवेज कैरीज अ वैल्यू, ऑलवेज कैरीज समथिंग जो हमने शो करना है। हमें कोई डेटा होगा रिजॉल्व के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने एपीआई से डेटा लिया, हमने उसको जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, और अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, एपीआई सही काम कर गया है, वो कॉल हो गया, तब आपके रिजॉल्व के अंदर क्या होगा? उस एपीआई का डेटा होगा, वो आप यूजर को शो कर दोगे। और अगर एपीआई का डेटा नहीं आता तो अब आपके रिजेक्ट के अंदर क्या होगा? आपका जो रिजेक्ट है उस पोर्शन में, आपका रिजेक्ट वाले पोर्शन में आप रिजेक्ट क्या हैंडल करते हैं? आपका एरर को हैंडल करता है और कुछ नहीं हैंडल करता, आपका एरर हैंडल करता है। अगर आपका रिजॉल्व हो गया तो ये पोर्शन आपका क्या हैंडल करेगा? रिजॉल्व। आपके वैल्यूज या कोई डेटा है इसके अंदर, उसको ये पोर्शन हैंडल कर रहा होगा। तो अब देखते हैं कि भाई आपका प्रोमिसेस कैसे काम करता है। थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं और प्रोमिसेस को कैसे, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमने एक बूट कैंप फंक्शन बना लिया, सब कुछ कर लिया, सेट टाइमर आउट लगा दिया, उसके बाद हमने इसको कॉल बैक के थ्रू हैंडल किया। हम देखते हैं कि भाई एक प्रोमिसेस बना के हम देखते हैं इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक फंक्शन बना के देखते हैं। फंक्शन बनाते हैं, वही बूट कैंप वाला फंक्शन ही रखते हैं, क्योंकि फिर वही बात, थोड़ी सी प्रमोशन हो जाए तो उसमें क्या ही बुरा है।
हमने एक फंक्शन बना लिया बूट कैम्प, सही हो गया, बूट कैम्प एक बना लिया और हमने इसके अंदर पास करने वाली चीज़ें फिलहाल रहने दें। इसके अंदर हमने कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, डे पास कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के हम 14 डेज का है, आज तो सिर्फ डे 4 है। अब आपको जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, आपका ये जो फंक्शन है वो आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। आपने कहा कि भाई ये जो फंक्शन है वो प्रॉमिस रिटर्न कर, आप खुद यहाँ पे बैठ के प्रॉमिस नहीं बना रहे, ये फंक्शन आपके लिए बैठ के रिटर्न आपका कर रहा है एक प्रॉमिस, रिटर्न कर दिया आपके लिए एक प्रॉमिस। सही हो गया, आपके लिए फंक्शन एक बैठ के रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस। इस प्रॉमिस की दो चीजें हैं, या तो रिजॉल्व हो गया है प्रॉमिस या तो रिजेक्ट हो गया है। अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है देन आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ये एक अलग चीज़ है, ये भी हम देखेंगे इसके अंदर। फिर हमने कहा कि भाई हमने एक सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है वो हमने दोबारा कॉल कर लिया, क्योंकि सेट टाइम आउट का फंक्शन ही सबसे बेस्ट फंक्शन है देखा जाए तो। हमने कहा कि भाई सही है, हमने सेट टाइम आउट का फंक्शन कॉल कर लिया, उसके अंदर हमने दोबारा ये चीज़ लगा ली और हमने कहा कि भाई थोड़ा सा हम इसको इस बार डिफरेंट कर देते हैं। डिफरेंट इन द सेंस हम कहते हैं कि भाई हम कहते हैं इफ जो डे है आपका वो लेस देन 2 है फिर आप प्रिंट करो, वरना आपका अगर आपका डे है जो बूट कैम्प का वो लेस देन 2 है तो आप उसको रिजॉल्व करो प्रॉमिस को, अगर ग्रेटर देन 2 है तो आप प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दो सीधा सीधा। हम कहते हैं कि भाई इफ डे इज लेस देन 2 तो हम कहते हैं कि भाई आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग जीटीजी डे कर दो और रिजॉल्व कर दो, कर दिया। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि रिजेक्ट कर दो और उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर पास कर दो। आपने कहा रिजेक्ट हैंडल करेगा एरर को। अब देखें हमने एक चीज़ करनी है यहाँ पे, वो क्या करना है, हमने जो सेट टाइम आउट का फंक्शन बनाया है ना, यहाँ पे हमने टाइमर लगा देना है कि कितने सेकंड के बाद आप चाहते हो कि भाई ये चीज़ हो जाए। हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा हम ऑप्टिमाइज रखने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम कहते हैं कि भाई 2 सेकंड के बाद ये चीज़ हो जाए। तो ये चीज़ तो हो गई, यहाँ तक तो ये काम कर गया। अब हम देखते हैं कि भाई जिस तरह हमने कॉल बैक्स में मल्टीपल टाइम उसको कॉल बैक फंक्शन के अंदर जाके हमने उसको हैंडल किया था, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पे हैंडल करने का जो तरीका है ना मैं आपको पहले थोड़ा सा उसका बता दूं। हम क्या करते हैं, हम प्रॉमिस को हैंडल करते हैं प्रॉमिस डॉट देन और प्रॉमिस डॉट केस के थ्रू। सही हो गया। डॉट देन में हमारे क्या आता है हमेशा, और डॉट केस में, डॉट देन में हमारा हमेशा आपका अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो आपने कोई ना कोई, मैंने कहा ना रिजॉल्व हो गया तो उसके अंदर कोई डेटा होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, वो यहाँ पे आ जाता है डेटा। अगर आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया है, आपका प्रॉमिस इफ रिजेक्टेड, इफ आपका जो प्रॉमिस है दैट इज रिजेक्टेड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इफ रिजेक्टेड तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, एरर यहाँ पे शो करेगा। और ये कौन कर रहा है, आपका जो आपने जो रिजेक्ट यूज़ किया है ना ये वाला, ये आपका ये चीज़ हैंडल करेगा। तो देखते हैं कि भाई डॉट देन कैसे काम करता है और डॉट कैश कैसे काम करता है, और क्या ये चीज़ जो कॉल बैक आपने पढ़ा था उससे बेहतर है भी कि नहीं, या इसको वैसे ही कहा जाता है। तो लेट्स सी इसको ये कैसे काम करेगा। मैंने लिखा बूट कैम्प, मैंने उस बूट कैम्प को लिया, इसको करने के मैं मल्टीपल तरीके हैं। एक तो मैं एक अलग वेरिएबल बना के पहले उसमें बूट कैम्प को स्टोर करूँ, बूट कैम्प को स्टोर करा के आगे सारी चीज़ें करते जाऊँ, एक वो तरीका है। एक मैं डायरेक्टली इसी फंक्शन को लेके काम कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली इसी फंक्शन को लेके काम कर लेता हूँ, इतना कोई इसमें इशू नहीं है। तो मैंने कहा ये बूट कैम्प है, बूट कैम्प में आपका सबसे पहले क्या पास होगा, डे 1 का बूट कैम्प है। मैंने कहा अगर डे 1 का बूट कैम्प है, अगर ये रिजॉल्व हो जाता है तो मुझे क्या करना है, देन के अंदर एक फंक्शन पास करना है, और ये फंक्शन क्या पास करेगा, एक मिनट, ये जो फंक्शन है देन के अंदर कहाँ पे चला गया, मैंने कहा कि भाई देन के अंदर एक फंक्शन पास करो, और इस फंक्शन को मैंने कहा आपका मैंने कोई वैल्यू दो। अब मैंने कहा कि भाई मैंने डे 2 3 तक चेक करना है। मैंने कहा डे बोर्ड गेम जिस तरह हमने ऊपर किया था, ऊपर आप देखो, ऊपर में मैंने क्या किया था, एक बोर्ड गेम का फंक्शन बना लिया, उसके अंदर मैंने डे 2 को कॉल कर लिया, और उसके अंदर मैंने बोर्ड गेम 2 को कॉल, डे 2 के बोर्ड गेम को कॉल कर लिया, और उसके अंदर अगर मैंने और करना था तो मैं डे 3 को कॉल कर लेता। सेम गोस हेयर, सेम टू सेम गोस हेयर, लेकिन सेंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तरीके और चीज़ें सेम ही है। मैंने कहा कि भाई डे 1 जो है वो मुझे रिटर्न करेगा, डे 1 का जो डे 1
पहला डे 1 का जो प्रॉमिस होगा वो रिजॉल्व होगा, उसके बाद वो एक फंक्शन कॉल करेगा, वो फंक्शन मुझे क्या करेगा, रिटर्न डे 2 का बूट कैम्प ऑफ डे 2 रिटर्न करेगा। सही हो गया, बूट कैम्प ऑफ डे 2 रिटर्न कर लिया उस फंक्शन ने मुझे। और फिर मैंने देखा कि भाई आपका जो फंक्शन है आगे उसने क्या करना है। आगे मैं कहता हूँ कि भाई ये डॉट लगा लो, देन एक दफ़ा और डॉट लगा लो, देन सही हो गया, ताकि मैं देखूँ कि भाई अगर मैं बूट कैम्प डे 3 करूँ तब क्या सीन होता है। अब मैंने रिटर्न कर लिया इसने डे 3 को, सही हो गया। अब यहाँ पे इसको करते हैं केच, केच एरर, आपका एरर आ गया कंसोल पे, कर लिया। इसको ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका बूट कैम्प का मेथड कॉल हो गया, बूट कैम्प के मेथड में डे 1 हो गया, डे 1 का आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। अगर रिजॉल्व हो गया तो उसके कोई वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यू आपका देन हैंडल करेगा। देन के अंदर आपने क्या किया, एक तो वैल्यू हैंडल करे, दूसरा आपने बूट कैम्प ऑफ डे 2 भी कॉल कर लिया। बूट कैम्प ऑफ डे 2 कॉल कर लिया तो एक और दफ़ा ये बूट कैम्प चलेगा। चलने के बाद ये एक और प्रॉमिस रिटर्न कर देगा, वो दोबारा आपका सेट टाइम आउट का फंक्शन चलेगा, दोबारा चेक होगा कि भाई क्या वो डे 2 लेस देन 2 है कि नहीं। अगर लेस देन 2 है तो आपका जीटीजी बूट कैम्प डे 2 प्रिंट होके आ जाएगा और आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो हम सबसे पहले जब बूट कैम्प ऑफ डे 1 आ जाएगा तो क्या होगा, आपका रिटर्न कर दिया, फर्स्ट आपका फंक्शन चल गया, फंक्शन करने चलने के बाद इसने एक नई प्रॉमिस बना ली और आपको एंड में जाके प्रॉमिस रिटर्न करके दे देगा। और उस प्रॉमिस के अंदर आपने कहा कि भाई आप एक सेट टाइम आउट फंक्शन बना दो। आपने सेट टाइम आउट का फंक्शन बना लिया, उसके अंदर आपने कहा कि भाई एक कंडीशन लगा ली, कंडीशन ना भी लगाते तो खैर था, लेकिन मैंने वैसे ही लगा दी ताकि ये भी चीज़ें थोड़ी सी जो हमने पढ़ी है वो यूज़ हो जाए साथ। हमने देखा भी क्या ये जो डे है वो लेस देन 2 है, तो हमने यहाँ पे 1 पास किया तो एब्सोल्युटली वो लेस देन टू है। ये जो आप देखें पहले सेट टाइमर का जो फंक्शन है 2 सेकंड का डिले ले रहा है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है ऑटोमेटिकली। इसने डे 2 से लेस है, कंसोल डॉट लॉक हो गया, प्रिंट हो गया, आपका फंक्शन जो है प्रॉमिस है वो आपका क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। सही है, रिजॉल्व हो गया, इधर वी डोंट नीड टू पास दिस एट ऑल। तो आपका ये रिजॉल्व हो गया। अगर नहीं होता, एरर नहीं होता तो क्या हो जाता, आपका एल्स रिजेक्ट हो जाता। रिजेक्ट में आपने कहा कि भाई कोई ना कोई एरर शो करा दो। सही हो गया, आपने एरर शो करा दिया, यहाँ पे हमने सीधा सीधा लिख दिया एरर। और दूसरी दफ़ा जब आपका इसके बाद आपका डेटा आ गया, फिर आपका वो किस में चला गया, आपका वो डे 2 में चला गया। डे 2 में चलने के बाद आपका क्या हो गया, दोबारा आपका जो डॉट देन है वो एग्जीक्यूट होगा। डॉट देन एग्जीक्यूट होने के बाद सेम प्रोसेस चलेगा। सही हो गया, क्योंकि आप द मोमेंट ये डे 2 पे चला जाएगा आपका इफ कंडीशन मीट नहीं करेगा, प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, कंसोल केच स्टेटमेंट जो केच आपने ब्लॉक लिखा हुआ है वो आपका चल जाएगा और आपका कंसोल पे एरर आ जाएगा। इसको ज़रा हम रन करके चेक करते हैं। देखें 1 2 बूट कैम्प 1 1 2 एरर, देखें 2 सेकंड का हमने देख लिया कि भाई इसमें आ रहा है गैप। आपका सबसे पहला डे 1 का कॉल हो गया, सबसे पहला आपका डे 1 का कॉल हो गया। सही हो गया, डे 1 का कॉल होने के बाद आपके सेट टाइम आउट का फंक्शन आपका कॉल हो गया कि भाई 2 सेकंड का डिले चाहिए। आपने देखा कि भाई क्या जो डे है वो लेस देन 2 है, आपने कहा बिल्कुल है। अब जब वो है तो आपने कहा कि प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दो, आपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दिया। आपने जब प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दिया तो आपने आपका इसके अंदर जो बूट कैम्प का जो फंक्शन है वो दोबारा कॉल हो रहा है। दोबारा जब कॉल होगा तो वो दोबारा वही सेट टाइम आउट का फंक्शन चलेगा। आपने अब देखा कि भाई डे क्या आ रहा है, आप यहाँ पर जब दोबारा कॉल हो रहा है तो आपने कहा डे क्या आ रहा है, डे 2 आ रहा है। तो आपने इसने देखा कि भाई क्या डे 2 इस 2 इस लेस देन 2 नहीं है, तो डायरेक्ट आपके रिजेक्ट के केस पे आ गया। रिजेक्ट के केस पे जब आ गया तो यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ केस स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला दिन चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ये था हमारा प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट। अब देखें आप इसको और इसको ज़रा कंपेयर करें, इसको और इसको ज़रा कंपेयर करें, थोड़ा सा ये बेहतर लग रहा है। अच्छा आप देख रहे हो कि भाई बूट कैम्प पहला दफ़ा कॉल आ रहा है, फिर डॉट देन लग रहा है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है, फिर डॉट देन आ रहा है, फिर केच आ रहा है। थोड़ा सा जो थोड़ी सी रीडेबिलिटी है वो इसमें बेहतर लग रही है उसके मुकाबले में। सही हो गया, इसके मुकाबले में इसकी रीडेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर लग रही है। इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि भाई इससे ये तो कुछ ज़्यादा ही अंदर जा रहा था। अगर बूट कैम्प 1 2 3 4 5 6 इस तरह जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रेट अवे एक पैटर्न के साथ चीज़ें हमें नज़र आ रही है। तो हम देखते हैं कि भाई प्रोमिसेस जो है वो आपके ये जो कॉल बैक्स है उससे बेटर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई प्रोमिसेस, हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रोमिसेस बेटर देन कॉल बैक, कॉल बैक हेल। हमने कहा कि भाई प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट बेटर है कॉल बैक हेल। क्यों, आपकी रीडेबिलिटी में फ़र्क आ रहा है।
रीडेबिलिटी थोड़ी अच्छी सी हो रही है, बाकी परफॉर्मेंस पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। ये भी उसी तरह टाइम आपको चीज़ों को कॉल पे कॉल करता हो जाएगा, ये भी उतने ही उसी तरह आपको कॉल पे कॉल करता हो जाएगा, ये भी वही टाइम लेगा, वो भी वही टाइम लेगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या है, आपकी रीडेबिलिटी। कल को आपने इस कोड में कोई चेंजिंग करना हो तो आप कैसे चेंज करोगे? अगर आप इस तरह करके 50 दफ़ा आपने इसको कॉल बैक लगाया हुआ है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किस जगह पे जाके चेंज करना है। तो उससे बेहतर हमने कहा कि भाई हमें प्रोमिसेस लगता है, पर हमने कहा प्रोमिसेस उससे बेहतर है। हमने ये नहीं कहा कि प्रोमिसेस सबसे बेहतर है, लेकिन हमने कहा कि कम से कम उससे प्रोमिसेस बेहतर है। अब क्या हम देखते हैं कि भाई क्या इससे भी कोई बेहतर तरीका है क्या? अब हम देखते हैं कि इससे भी कोई बेहतर तरीका है क्या? इसमें हम देखते हैं कि भाई एसिंक एसिंक अवेट एसिंक अवेट। अब हम देखते हैं कि भाई एसिंक अवेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है और वो क्या इससे बेहतर है। अब देखें, एसिंक अवेट जो है एक मॉडर्न वे है टू हैंडल एसिंक ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट। एसिंक अवेट जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस फंक्शन को हैंडल करने का एक मॉडर्न तरीका है। आप कॉल बैक से भी कर सकते हो, आप प्रोमिसेस से भी कर सकते हो, आप एसिंक अवेट से भी कर सकते हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को इसको स्टार्ट करने से बताऊंगा कि जो एसिंक्रोनस का जो पार्ट है इसको मल्टीपल टाइम्स अगर आपको देखना पड़े तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और बाकी जगहों से भी आप देखना चाहो ज़रूर देखना, क्योंकि एसिंक्रोनस इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है फॉर दोस्त जो एक दफ़ा में पढ़ रहे हैं। ये एक दफ़ा में समझ आ गई तो आ गई, वरना अगर आपको एक दफ़ा में इसकी समझ नहीं आ रही सही से तो आप इस पे टाइम लगा लीजिएगा, इसको 2-3 इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं भी आपको एक प्रैक्टिस थोड़ा सा एक छोटा सा टास्क दूंगा। अगर आपको एसिंक्रोनस जो आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो अगर आपका हो जाता है तो जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा बैरियर आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो बैरियर है वो आपका खत्म हो गया है। तो ये जो पार्ट है वो इतनी जल्दी समझ नहीं आती, तो अगर इस ये आपको टाइम दे रहा है कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ें कैसे काम कर रहा है, तो इतने ज़्यादा आपको इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये, लेकिन काफ़ी यूज़फुल कंसेप्ट है। तो आप इसको रिवाइज करें, 2-3 दफ़ा देखें, इससे जो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा आप उसको देख लें 2-3 दफ़ा, तो आपको बेहतर होगा। हमारा इनिशियली प्लान था कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये एसिंक अवेट या प्रोमिसेस के बारे में बता दें, लेकिन मुझे पता था कि भाई इसमें आप लोगों को थोड़ा इशू आएगा, इसीलिए मैंने सारे पोर्शन बता दिए कि भाई अगर आपको इनमें से कोई एक भी पोर्शन समझ आ रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले मैंने कॉल बैक बता दिया, फिर मैंने प्रोमिसेस बता दिया, अब मैं एसिंक अवेट बता रहा हूँ। आपको जो भी सही लगता है आप यूज़ कर लें, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर कौन सा यूज़ करते हैं ये मैं एंड में आपको बता दूंगा ज़्यादा। तो हम आपको आपका कोई भी एक नॉर्मल फंक्शन है उसको हम एसिंक फंक्शन बना सकते हैं। एसिंक फंक्शन बनाने का मतलब क्या है? एसिंक वही बात कि हमने एक एसिंक्रोनस फंक्शन हम बना सकते हैं। अच्छा, अगर हमने किसी फंक्शन को एसिंक बना दिया तो उसके अंदर हमने अवॉइड अवॉइड लिखना ही लिखना है। अगर हम उसके अंदर अवॉइड नहीं लिखेंगे तो वो फंक्शन कभी भी काम नहीं करेगा वैसे ही। तो अब हम देखते हैं कि भाई कैसे ये चीज़ें काम कर रही है कैसे नहीं कर रहा। तो हम ये जो पार्ट है इसको दोबारा लेके आते हैं, यहाँ से काट देते हैं और हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हम इसको बार बार लिखने से बेहतर है कि हम इसी एसिंक वाला फंक्शन है उसी को लिखें। ये जो पार्ट है वो सेम ही रहेगा, फंक्शन बूट कैम, ये भी एसिंक में भी आप एक प्रॉमिस बना के उसको रिटर्न कर रहे होते हो, सारी चीज़ें सेम है। आपको जस्ट हैंडल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हैंडल करने का तरीका कैसे डिफरेंट? अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि भाई डॉट डन लग रहा है, तो आप सोच रहे हो कि भाई क्या डॉट डन लग रहा है, कैसे फंक्शन नंबर 2 कॉल हो रहा है, फिर डॉट डन लग रहा है, कैसे फंक्शन नंबर 3 कॉल हो रहा है, कैसे डॉट केस तक रहा है और इधर आ रहा है। इसको एसिंक अवेट के थ्रू हम थोड़ा सा इजी वे में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे आपको बना लिया फंक्शन सिंपल, और हमने कहा कि भाई फंक्शन में आप क्या करो, फंक्शन में आप करो कि भाई रन करो बूट कैंप को। आपने कहा कि भाई रन करो बूट कैंप को, आपने कहा सही है मैं कर लेता हूँ रन, अगर आप कह ही रहे हो। तो माशाल्लाह हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया है, बट दैट्स फाइन। ये ले, हमने कहा कि भाई हम कहते हैं रन कर लो बूट कैम्प को। अब आपने कहा कि एसिंक अवेट का जो फंक्शन है यूजुअली हम उसको ट्राई केस ब्लॉक में लिखते हैं ताकि कोई एरर आ जाए तो इजीली हैंडल हो जाए, क्योंकि ये वैसे इतना कम्प्लेक्स है भी नहीं। हमने कहा कि भाई एरर आ गया तो हम सबसे पहले हम कहते हैं कि हम एरर को हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी ने एरर को हैंडल कर लिया तभी तो उसका प्रोग्राम चलेगा, अगर उसका एरर को हैंडल नहीं किया तो उसका प्रोग्राम कभी भी नहीं चलेगा। आपने कहा कि भाई हम चलो एरर को हैंडल कर लेते हैं, सबसे पहले एरर को हमने हैंडल कर लिया। फिर हम कहते हैं कि भाई ट्राई ब्लॉक में हम कहते हैं कि भाई हमने कहा चलो बूट कैम्प 1 को कॉल कर लेते हैं, बूट कैम्प 1 को कॉल कर लेते हैं। 1 को हमने कॉल कर लिया, अब हम कहते हैं कि भाई सही हो गई है, तो आपने कर लिया बूट कैम्प 1 को कॉल। अब हम कहते हैं कि बूट कैम्प 2 को भी हमने कॉल करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, यहाँ पे मैं इसको वैल्यू चेंज करता हूँ। तो देखें क्या ये एसिंक अवेट फंक्शन बना है हमारा?
द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। ना तो यहाँ पे एसिंग का कीवर्ड यूज़ किया है, ना तो कहीं पे अवेट का कीवर्ड यूज़ किया है। आपने सीधे एक फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को चला दिया है। आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो इसको चलाएंगे कैसे? इसको चलाने के कुछ तरीके हैं। कैसे, क्या तरीके हैं? आपने कहा कि भाई फंक्शन क्या आपने आगे हमेशा लिखना है एसिंग, सही होगी। आपको पता है कि भाई आपका जो पहला फंक्शन है ये कितने सेकंड के बाद आ रहा है? 2 सेकंड के बाद इमीडिएट तो नहीं आ रहा ना। आपको पता है कि भाई ये जो फंक्शन है वो 2 सेकंड के बाद आ रहा है। तो आपको पता है कि भाई वेट करो, अवेट करो। अवेट का मतलब क्या है? अवेट का मतलब आप जब किसी जगह पे अवेट लिखते हैं, किसी के आगे अवेट लिखते हैं ना, किसी मेथड या किसी भी मेथड के आगे हम लिखते हैं अवेट, यूजुअली लिखते हैं, या हम फेच के आगे अवेट लिखा फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करते हैं? अवेट का मतलब है जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता, इसके सराउंडिंग जितने भी सिंक्रोनस फंक्शन चल रहे हैं उनको पॉज कर दो, क्योंकि इसका रिजल्ट आना जरूरी है। फिर मैं आपको रिलेट कर रहा हूं उसी जगह पे जहां पे हमने लॉग इन वाला एग्जांपल लिखा था। जब तक आपका फॉर एग्जांपल बूट कैम्प 1 में आप लॉग इन कर रहे हो थ्रू यूजर नेम, पहले आपने कहा कि बूट कैम्प 1 में आपका यूजर नेम चेक हो रहा है, बूट कैम्प 2 में आपका पासवर्ड चेक हो रहा है। आप कहो कि भाई वेट करो। कब तक वेट करो? जब तक मेरा बूट कैम्प 1 जो मेरा यूजर नेम है वो चेक होके नहीं आता। जब तक मेरा बूट कैम्प चेक, आपका यूजर नेम चेक होके नहीं आ रहा, क्या तुक बनती है कि मैं डेटाबेस को कहूँ कि भाई मेरा पासवर्ड भी चेक कर दो। अगर एक बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता उस जगह पे, अगर एक बंदे की एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस डेटाबेस के अंदर, यूजर नेम उसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पासवर्ड क्या ही ढूंढेगा? पासवर्ड तो वैसे भी नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि भाई वेट करो, अवेट करो। कब तक? जब तक आपका ये वाला फंक्शन ना आए। तो सेम गोस फॉर, ये भी आपका एक एसिंग फंक्शन है, तो इस पे भी अवेट लगा लो। सेम गोस हेयर, यहाँ पे भी अवेट लगा लो। आपने कहा कि 1 2 3 बूट कैम्प आपने कॉल कर लिया, सही हो गया। आपने फिर आपने एंड पे आपने कहा कि भाई जब भी ये चीजें हो जाए, आपने कहा कि कंसोल डॉट लॉग कर दो, जीडीजी का बूट कैम्प कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है ये आपका चल जाएगा विदाउट किसी एरर के। अगर एरर आ गया तो फिर देख लेंगे उसमें क्या इशू है। तो आई गेस आपका कंसोल, ओहो देखें एरर आ गया। एरर किस तरह आ गया? एरर एक सिंपल सा एरर है, और वो है हमने इस मेथड को कॉल ही नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हम इस मेथड को कॉल नहीं करेंगे, मेथड कैसे चलेगा? हमने कर लिया इस मेथड को कॉल। तो जब भी आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो ना, तो कोशिश करें छोटे मोटे एरर रहें, तो आपका भी इंटरेस्ट रहे और सबका भी, और काम भी चलता रहे। 2 सेकंड का वेट हो गया, बूट कैम्प 1 आ गया, दोबारा 2 सेकंड का वो कोई एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? एरर आपको इस सिस्टम में एरर नहीं आया। यहाँ पे मैंने एरर लिखा हुआ है कि भाई एरर आ जाओ। क्यों? बूट कैम्प 1 कॉल हुआ, चेक हुआ, दो सेट टाइम आउट का मेथड कॉल हुआ, चेक हुआ कि भाई आपका जो डे है वो <2 है, बिल्कुल है। आपका कंसोल डे जीडीजी बूट कैम्प डे 1 प्रिंट हो गया, प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। आपका दूसरा आ गया, दूसरा मेथड कॉल हो गया अवेट का, दोबारा चेक हो गया, दोबारा 2 सेकंड का डिले ले गया, देखा कि 2 <2 बिल्कुल भी नहीं है, आपका सीधा सीधा प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट ने कुछ ना कुछ वैल्यू दी, क्या दी? एरर लिख दिया, वहाँ पे आपके इस केस ब्लॉक ने उसको हैंडल कर लिया। इसी वजह से मैं कह रहा था कि ट्राई केस ब्लॉक के हम अंदर लिखते हैं, ताकि हमारा जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन में जो हमने मैसेज प्रिंट करवाना है वो स्ट्रेट अवे हम हैंडल कर सकें। तो अगर आप इसको देखें तो आपको नहीं लगता कि सबसे आसान तरीका एसिंक का वेट है? अगर आप देखें, आपको शायद कॉल बैक की इतनी अच्छी समझ ना आई हो, आपको लग रहा हो कि कॉम्प्लेक्स है। फिर आपने देखा प्रोमिसेस, यार ये भी कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं इसमें क्या कर रहे हैं ये। फिर आपने देखा एसिंक अवेट, आपने देखा कि भाई ये तो सबसे आसान है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है और मैं यही करता हूँ। तो मैंने जो पहले कहा था कि आपका प्रॉमिस इज ग्रेटर देन कॉल बैक, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई एसिंक अवेट इज ग्रेटर देन प्रोमिसेस। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम एसिंग अवेट का यूज सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं। रीजन क्या है? प्रोमिसेस का भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं प्रोमिसेस को यूज नहीं करते। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर लो डेवलपमेंट के अंदर, और आपको सिंटेक्स वगैरह चीजें लॉजिक्स आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स के ऊपर हो, तो आप प्रोमिसेस को बड़े आसानी से यूज कर सकते हो। लेकिन एट दिस मोमेंट जहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने में इशू आ रहा है, आप एसिंग अवेट को ही यूज कर लो, सबसे बेस्ट है। एसिंग अवेट में क्या है? आपने पर मेथड बनाया हुआ है, आपने कहा कि भाई जो मेथड है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, आपने कहा कि भाई ये मुझे 2 सेकंड के बाद डिलीवर करेगा। अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो आपने कहा प्रॉमिस रिजॉल्व कर दो, नहीं होता रिजेक्ट कर दो। और आपने कहा कि भाई सिंपल से इस चीज को आपने हैंडल किया किसके थ्रू? आपने इसमें एसिंग अवेट के थ्रू फंक्शन बना लिया रन रोड में, उस फंक्शन को आपने एसिंग बना लिया। जब एक्सटेंड बना लिया तो आपने जब भी आप ये बूट कैम्प वाला कॉल करोगे, आपको पता है कि भाई बूट कैम्प टाइम लेगा, आपने कहा कि भाई अवेट कर लो, क्योंकि उसके इसके इर्द गिर्द जितने भी मेथड से फंक्शन चल रहे हैं वो भी, ताकि इंतजार में रह के पहले ये कंप्लीट हो गया हो जाए फिर मैं आगे चला जाऊं। तो आई होप सो, इसी वजह से मैं
नई नई चीज़ें। तो ये सेशन का टाइम काफ़ी लंबा जा रहा है और लंबा मुझे एक्सपेक्टेड था कि जाएगा, और मैं जानबूझ के ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें आपको कराई। मुझे पता था कि जब आप एसिंग का वेट पे आओगे तब आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक बन चुके होंगे और आपको चीज़ों की अच्छी समझ आ चुकी होगी। और अभी भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप ये पार्ट ज़रूर देखें, दोबारा देखें, मल्टीपल टाइम्स देखें, और बाकी भी आप जब रिसर्च करें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का जो कंसेप्ट है। अब हम करते हैं एपीआई को डिस्कस। एपीआई नाम तो सुना ही होगा, सभी सुनते हैं, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, काफ़ी दफ़ा सुनते हैं एपीआई एपीआई। हम देखते हैं कि भाई एपीआई है, वो हर कोई कहता है कि एपीआई क्या है, ये एपीआई आखिर, हम कहते हैं ना कि क्या है ये एपीआई। तो हम देखते हैं कि भाई आखिर ये एपीआई है क्या, जिस व्हाट इज, मेरी राइटिंग, आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग, बट एपीआई, व्हाट इज एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इसको भी एक थोड़ा सा हम ना अगर रियल टाइम सिनेरियो में समझें तो ज़्यादा बेहतर है। सपोज करते हैं आपका यह फ़ोन, ये आपका फ़ोन है, आपने कहा ये आपका फ़ोन है, होगा फ़ोन, फ़ोन के साथ शेप पे ना जाना, लेकिन फ़ोन है। इसमें आप चला रहे हैं इन ड्राइव की ऐप, ये लें जी, इन ड्राइव की भी प्रमोशन कर दी मुफ्त में। अच्छा, इन ड्राइव की आपने चला ली ऐप, आप देखते हो, आप कराते हो राइट, आपने इन ड्राइव की कराई राइट, आपने देखा कि भाई आप राइडर आपकी तरफ आ रहा है, राइडर किस गली में मुड़ रहा है, किस गली से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, आपके पास आने में कितना डिस्टेंस बाकी है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है मैप में। अब सवाल ये है, क्या इन ड्राइव के पास अपना मैप है? क्या ये जो मैप इन ड्राइव दिखा रहा है, जाहिर सी बात है मैप ग्लोबल सिस्टम ही है ना। इन ड्राइव सिर्फ ये तो नहीं कि हम जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में, जिस लोकेशन में रखते हैं, इसी लोकेशन की मैप इनके पास है। इनके पास तो सारी मैप्स होंगी, जहाँ जहाँ पे लोग ऑपरेट करें, कम से कम उन जगहों की तो होगी। तो क्या इन ड्राइव के पास अपना मैप है? अगर इन ड्राइव के पास अपना मैप है तो ये तो फैक्ट है कि भाई इन ड्राइव के पास अपना सेटेलाइट भी होगा। चलो हम मान लेते हैं कि भाई इन ड्राइव बड़ा काफी पैसे वाला इदारा है, तो इसके पास होगा, हम कहते हैं कि भाई करीम, उबर या बाइक, क्या इन सब के पास अपना सेटेलाइट है? क्योंकि ये सभी तो मैप ही यूज करते हैं। या फूड पांडा की हम एग्जांपल ले लें, क्या ये सभी इनके पास मैप सेटेलाइट है? अगर सेटेलाइट बेचना इतना आसान तो है नहीं, इतने कम बजट की चीज है नहीं कि सब सेटेलाइट बेचें। तो क्या करते हैं, तो इनको डेटा मिल कहाँ से रहा है? तो देखें, अगर हम देखें तो हम एक चीज़ का पता है कि भाई गूगल के सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि गूगल के पास गूगल मैप है। अगर गूगल के पास गूगल मैप है जो इनका अपना है, तो उनके पास सैटेलाइट होगा। तब ये क्या करते हैं, ये जो इन ड्राइव है, करीम है, उबर है, फूड पांडा, कोई भी, ये क्या करता है, अब यहाँ पे आपका एग्जिस्ट कर रहा है, समझ लो गूगल का सर्वर, गूगल मैप का सर्वर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो क्या करते हैं, ये इन ड्राइव वाले गूगल से कहते हैं कि भाई गूगल भाई हमें ज़रा अपना मैप दीजिएगा, हम उसको अपने ऐप में इंटीग्रेट करते हैं। अब गूगल वाले भी वैसे तो मैप का एक्सेस दे नहीं सकते। गूगल वाला अगर मैप का एक्सेस दे तो उसके अंदर उनकी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती हैं जो वो लोग नहीं चाहते कि सबके पब्लिक हो जाए। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि भाई वो उस चीज़ जो उनके पास इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है ना, उसका बनाते हैं एक एपीआई। ये कहें कि एपीआई है, ये उन्होंने बना ली एपीआई। गूगल के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, गूगल ने बना ली उसकी एपीआई। अब एपीआई जो है करता है मिडल मैन का काम। कैसे? इन ड्राइव को चाहिए आपका गूगल मैप की एक्सेस, इन ड्राइव भेजेगा एपीआई को रिक्वेस्ट कि भाई मुझे चाहिए गूगल मैप की एक्सेस। एपीआई क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा गूगल बेस के डेटाबेस को। डेटाबेस में जो जो चीज़ें उन्होंने देनी है, जो चीज़ें नहीं देनी, जो उसके हिसाब से एक एपीआई बना के रिटर्न कर देगा। एक एपीआई बना के रिटर्न कर दिया, एपीआई ने वो चीज रिटर्न कर दिया इन ड्राइव को, हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि एपीआई जो है, हम कह सकते हैं मैसेंजर का काम करता है, मैसेंजर का काम करता है बिटवीन इन ड्राइव, कर रहा है बिटवीन ड्राइव एंड गूगल। और ऐसा ही है, हम जब आप हम फॉर एग्जांपल कोई डेटा उठाना चाहते हैं, गिटहब से उठाया, किसी भी चीज़ से आप डेटा उठाए, या हम वेदर की बात करें, वेदर के फोरकास्ट की बात करें, तो हर किसी के पास जो वेदर के फोरकास्ट है उसका डेटाबेस या उसके सैटेलाइट्स वगैरह नहीं है। किसी कंपनी के पास होगा, वो अपनी एपीआई शेयर करेंगे, बाकी सारे उस एपीआई को यूज करके अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से जो जो चीज़ें उनको करनी है वो कर देंगे। इसके लिए जो इंड्राइव वाले हैं एब्सोल्युटली पे भी करते होंगे। और कुछ एपीआई पब्लिक होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एपीआई जो हमने एसिंक्रोनस है ना, एसिंक्रोनस हमने पढ़ा, प्रोमिसेस पढ़ा, अभी हमने हमने पढ़ा एसिंक अवेट, हमने पढ़ा क्या चीज़ पढ़ा हमने, कॉलबैक्स।
इन तीनों तरीकों से एपीआई को हैंडल किया जा सकता है। अब एपीआई को हम कैसे करते हैं? एपीआई को हम अगर हम अपने सिस्टम में हम कहते हैं कि भाई सही हो गया, हमारे पास कोई एपीआई है, कोई एक, उससे हमने डेटा लेना है। उसके बहुत से तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन तरीका अगर हमें कहें ना कि हम डेटा कैसे लें, हम लेते हैं डेटा फेच करके। हम एपीआई से डेटा फेच करते हैं। आजकल एक्सियोस का भी जमाना है, एक्सियोस भी यूज करते हैं इसके लिए। तो हम फेच करते हैं डेटा। फेच से हम क्या होता है, हम यहाँ पे एपीआई का जो यूआरएल है, हमने जो करना है यूआरएल वगैरह यहाँ पे हमने दे दिया, और हम इसको सिंपल फेच कर देते हैं। फेच करने के बाद उसको हम अपने हिसाब से, अगर हमें फॉर एग्जांपल डेटा रिक्वायर्ड है, इफ डेटा रिक्वायर्ड इन इफ डेटा इज रिक्वायर्ड इन जेसन फॉर्मेट, तो हम इसको क्या करते हैं, जो आपका डेटा आया है उसको हम कन्वर्ट करते हैं जेसन फॉर्मेट में। अगर हमने किसी और फॉर्मेट में करना है, टेक्स्ट में करना है, हम टेक्स्ट में करते हैं। जेसन एक रीडेबल फॉर्मेट है जो सब यूज़ करते हैं, तो हम भी जेसन यूज़ करेंगे। तो इसके थ्रू हम एपीआई से डेटा लेते हैं। हम वो सारी चीज़ें जो सर्वर वगैरह है, जो उन्होंने काम किया हुआ है, हम वो सब नहीं करते हैं। हम सिस्टम में अब इन ड्राइव बैठ के वो सारा काम क्यों करें जो गूगल ने ऑलरेडी मैप में किया हुआ है। सेम गोज फॉर इसके, मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। तो आपने अगर देखा होगा कुछ वेबसाइट्स या कुछ ऐप पे हम जब लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो कहते हैं कि साइन अप या लॉग इन विद गूगल, साइन या लॉग इन विद फेसबुक। वो क्या चीज़ है? वो भी सेम चीज़ कर रहा है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो भाई, सीधी सी बात है, हमारे पास ना इतना पैसा है, ना इतनी टाइम है कि हम बैठ के एक पूरा डेटाबेस क्रिएट करें जो यूजर हमारे पास आते हैं, और हम उन सब के डेटाबेस को मैनेज करें। तो वो कहते हैं कि भाई गूगल भाई, आप सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हो, फेसबुक आप सबसे ज्यादा यूज होते हो कॉमनली, तो आपके पास तो इनका डेटा पड़ा ही होगा, ये तो फैक्ट है। तो वो क्या करते हैं, वो उस डेटाबेस को क्या कहते हैं, गूगल या फेसबुक के जो है डेटाबेस को यूज करते हैं। और वो कहते हैं कि आप लॉग इन विद फेसबुक आप या लॉग इन विद गूगल करके आप जब अपने क्रेडेंशियल्स वहां पर डाल देते हैं, तो डायरेक्टली गूगल अपने डेटाबेस में चेक करता है कि भाई क्या ये बंदा एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो वो उसको ट्रू कर देगा, और आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा, या आपने क्रिएट करना हो क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी जो सिस्टम्स वगैरह काम करते हैं ना, वो इसी बेस पे ही काम कर रहे होते हैं। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है, ऑलरेडी टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है, हम करते हैं एपीआई को फेच। क्यों ना हम किसी एपीआई को फेच करें, करते हैं, चलें कोई एपीआई उठाते हैं, फेच करते हैं। और जो फेच हमने करना है, फेच FETCH डॉट जावास्क्रिप्ट। मैं आप लोगों को जो फेच का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा ओनली यूजिंग एसिंक अवेट। आप लोगों को मैं टास्क दूंगा, कोई ना कोई से मैं आप लोगों को पब्लिक एपीआई दूंगा। आप लोगों का टास्क हो कि आप उसको प्रोमिसेस के थ्रू करो। आप बेशक कॉल बैक के थ्रू ना करो आप, लेकिन प्रोमिसेस के थ्रू उसको करो। प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे थोड़ा सा रिसर्च करें, क्योंकि प्रोमिसेस पे अगर आप लोग रिसर्च करेंगे तो आप लोगों की ये जो पार्ट है, वो जो सारा पार्ट है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये मैं आपको कराता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं, बल्कि हम एक कोई ना कोई उठा लेते हैं डेटा वगैरह। सबसे पहले हम कोई ना कोई डेटा उठा लेते हैं। यहाँ पे मैंने उठाया हुआ है, यहाँ पे मैं गया हूँ, देखें जेसन प्लेस होल्डर। आपको मैं पीछे जेसन फ्री, जेसन एपीआई। हम देखते हैं कि भाई मेरे पहले का एपीआई, सारे एपीआई फ्री नहीं होते, तो हमें देखना पड़ता है कि भाई हमने जो एपीआई यूज़ करना है वो फ्री है कि नहीं है। तो अगर वो फ्री है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर वो फ्री नहीं है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख लिया कि भाई जेसन फ्री एपीआई। हम आ गए जेसन के ऊपर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको उसका यूआरएल मिल जाएगा। आपको सिंपल आपने इसको कॉपी करना है, इस यूआरएल को आपने कॉपी कर लिया। आप अपने यूएस कोड में आ गए, आपने कहा कि भाई ये चीज़ है क्या। आपने देखा कि भाई ये आपने यूआरएल पे कॉपी तो कर लिया, लेकिन है क्या चीज़। आप थोड़ा सा इसको देखो, देखने के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया हो ही जाएगा कि ये चीज़ क्या है। खैर जेसन एथिकल डेटा टॉपिक रीजन, खैर ये जो भी हो, हम कहते हैं कि भाई इसको हम नाम लिखते हैं फंक्शन। हम इसका फंक्शन, क्योंकि हम जब भी हमने देखा कि भाई हमने जब भी इस तरह की चीज़ों को डील करना है, हमने फंक्शन तो बनाना ही बनाना है। फंक्शन के बगैर तो काम नहीं हो सकता। फंक्शन में लिख दिया कि भाई, मैंने सिंपल लिख दिया टू डू, होगा टू डू, नहीं है तो देखा जाएगा, नाम ही तो लिखा है, उसमें क्या है। तो हमने लिखा फंक्शन टू डू। हमने कहा कि जब भी हमने ये जो हम एसिंग अवेट के थ्रू हैंडल करते हैं, हम ट्राई केस ब्लॉक लिखते हैं। हमने कहा कि सही हो गया, ट्राई केस ब्लॉक लिख लिया। अब हमने कहा कंसोल डॉट लॉग एरर, और इसमें हमने कहा कि भाई हमें प्रिंट कराओ क्या चीज़,
हमें कहो कि प्रिंट करो एरर आ गया है, अगर हमारी एपीआई काम ना करे, एरर, और ये हमने कर लिया हैंडल इसको। अब हमने कहा कि भाई हमने क्या करना है, हमने कहा हमने सबसे पहले हमने कहा कि फेच यूज करते हैं। मैंने कहा काफी तरीके हैं करने के, लेकिन फेच इज वन ऑफ द जो तरीका यूज कर किया जाता है, आसान तरीका है करने का, तो हम फेच यूज करेंगे। फेच हमने कर लिया। फेच करने के बाद अब हमने देखें, जब हमने एपीआई को यूज कर लिया, हमने कहा कि भाई एपीआई से कोई ना कोई डेटा तो आ रहा होगा, सीधी सी बात है। हम जैसा प्लेस होल्डर कह रहे हैं कि भाई हमें हमने आपकी एपीआई यूज कर ली, आपके पास कोई ना कोई डेटा होगा, वो डेटा हमें फेच करके दे दें। अब आप जो फेच करके डेटा उससे ले रहे होगे, वो आपने कहीं ना कहीं स्टोर तो किया होगा। स्टोर जब आपने किया है तो आपने कहा कि इसका नाम मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स। आपने कहा इसका नाम मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स। अब आपको पता है कि भाई आपका जो डेटा आने का जो टाइम है वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा ही लेगा, सीधी सी बात है। आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने एपीआई डाल दी और उस सिस्टम ने कहा कि भाई आपके लिए तो हमने डेटा रखा हुआ था, आप तो फौरन ले लो। ऐसा तो हो नहीं सकता, टाइम तो लगेगा, उसने भी ऑथेंटिकेशन करनी है, सब कुछ चेक करना है। तो अवेट लिख लेते हैं इसको। अब देखें अवेट पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? अब मैंने शुरू में कहा था हमने जो फंक्शन एसिंक्रोनस बनाना है, हमने यहाँ पे एसिंक लिखना ही लिखना है। द मोमेंट मैं एसिंक लिखूंगा अवेट पे एरर नहीं आएगा, नहीं आया ना। अब देखें, अब हमने कहा कि भाई आपने जब फेच कर लिया कोई ना कोई डेटा आएगा। अब उस डेटा को हमने कहा कि भाई उसकी वो किस फॉर्मेट में है। हमने कहा हमें तो नहीं पता कि वो डेटा किस फॉर्मेट में है। तो हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि भाई एहतियातन अगर वो डेटा हमारे पसंद के फॉर्मेट में नहीं है, तो हम उस चाहते हैं कि भाई उस डेटा का कोई ना कोई फॉर्मेट हो जाए। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मैंने कहा कि हम उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। और हमने कहा कि भाई ये भी टाइम लेगा, क्योंकि जेसन फॉर्मेट कन्वर्ट होने में हो सकता है कि भाई टाइम ले रहे हैं। तो हम एहतियातन यहाँ पे भी अवॉइड लिख लेते हैं कि शायद इसमें भी टाइम लग सकता है। और हम कहते हैं कि भाई कंसोल, हम लिखते हैं सॉरी कंसोल डॉट लॉग डेटा। और हमने कहा कि भाई इसको कोई नाम दे दो। क्या नाम दिया मैंने? फंक्शन का नाम अगर मैंने टू डू लिख लिया है तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा टू डू आइटम्स, या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने लिखा है एक सिंपलिसिटी के लिए टू आइटम्स। अब देखिए हमने लास्ट टाइम एक चीज की थी और हमने देखा था कि भाई हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। लेकिन बार बार तो गलतियां करनी नहीं है, वो गलतियां कभी कभार ही की जाती है। यहाँ पे हमने इसको कर दिया कॉल। नमन हमने इसको कॉल कर दिया। आप देखना हमें कोई ना कोई डेटा मिलना चाहिए। देखें हमें मिला डेटा टू डू आइटम, हमें मिला, क्योंकि ये डेटा हमारा नहीं है, ये डेटा हमने कहीं पे भी नहीं बनाया हुआ। ये डेटा कहाँ से आ गया? इस एपीआई के थ्रू आ गया। इसके थ्रू वो जेसन प्लेस होल्डर जो इनका पूरा कोई डेटाबेस होगा जहाँ पे उन्होंने इसको रखा होगा, उसकी इन्होंने एक कॉपी बनाई हुई, जो मैंने आपको गूगल वाला एग्जांपल दिया था। ये गूगल ने एक अपने सारे डेटाबेस का कोई सिस्टम का कॉपी बनाया होगा जो उसने एपीआई फॉर्मेट में रखा होगा। और वो वहां पे आपका आ जाता है। आपने फेच किया, आपने उसे कहा कि मुझे डेटा दे दो, उसने डेटा दे दिया। आपने कहा इसमें टाइम लगेगा, सो यहाँ पे अवेट लिख दिया। यहाँ पे आपने उसे कहा कि भाई जो आपका डेटा आ रहा है उसको आप जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ये आपको हो गया जेसन फॉर्मेटिंग में हो गया। करने के बाद आपने डेटा को प्रिंट नहीं कर दिया। अगर कोई एरर आता तो आपका ये चीज प्रिंट हो जाता, ये चीज प्रिंट हो जाता। तो ये चीजें हो गई। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। तो काफ़ी ज़्यादा आई गेस थोड़ा सा लेंथी था लेक्चर, लेकिन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि प्रोजेक्ट का वो करोगे ना सारे चीज़ें हो जाएं क्लियर। तो वापस हम आते हैं इसके ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेट्स सी। अच्छा, तो आई गेस यहाँ तक का क्वेश्चन, और इसके बाद हम करेंगे, या आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। लेकिन आप इसके बाद फ्रॉम कल तक आप लोगों को एक प्रोजेक्ट वगैरह भी वो असाइन किया जाएगा, जो अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतरी आएगी, आप लोग ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर होंगे। और जहाँ तक रही बात इसकी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को करा के दिखा दिया यूजिंग एसिंग अवेट। आप लोगों को मैं भेज दूंगा कोई ना कोई पब्लिक एपीआई, उसको आप लोगों ने करना है थ्रू जैसा आपका दूसरे जो मेथड है प्रोमिसेस वगैरह, उससे आप लोगों ने इस चीज़ को करना है। और ये जो पार्ट है जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा सा बोरिंग टाइप भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इसको देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का। और अगर आपको ये वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट आपका हो जाता है तो आपकी जावास्क्रिप्ट मेजरली हो जाती है। तो बाकी एक प्रोजेक्ट आई गेस आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। एक और प्रोजेक्ट भी वी विल ट्राई कि कल तक वो भी अपलोड कर दिया जाए। और बाकी थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से भी चीज़ें एफर्ट कर लीजिएगा। और तो प्रोजेक्ट अभी देख ले तो 20 मिनट का
जो प्रोजेक्ट अपलोड हुआ है वो आई गेस 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो रिकमेंड यही है कि आप लोग रात को प्रोजेक्ट देख लें, ताकि आप लोग की HTML CSS के जो कंसेप्ट हैं हल्के फुल्के जावास्क्रिप्ट की, वो क्लियर हो जाए, क्योंकि कल से रिएक्ट का पार्ट स्टार्ट होगा, और रिएक्ट के पार्ट में आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्ट में आप बाकी दोबारा ये चीज़ें अगर रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो बेहतर ये है कि ये चीज़ें आप पहले कर चुके हो तो आपको रिएक्ट में चीज़ें ईजी लगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। चलें फिर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थोड़ा सा शायद पढ़ाने के तरीकों में थोड़ा डिफरेंस होगा मेरे और मुस्तफ़ा का। सो आई गेस आप लोगों को इतना मसला नहीं आया होगा। ये चीज़ें जो थी, कॉन्सेप्ट थे, वो थोड़े से थ्योरेटिकल लेवल के थे, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट थी, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि इनको इसी तरह से ही कराया जाए। और दैट्स ऑल। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और आपके क्या कहते हैं, जो चीज़ें हैं आपके जावास्क्रिप्ट के बाद के रिएक्ट के, और कल से ट्राई किया आपकी जो लर्निंग हो प्रोजेक्ट बेस पे हो।